दोस्तों एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि रोटियां उन्हीं की थाली से कूड़े तक जाती है जिन्होंने कभी भूख नहीं देखी होती है। मतलब आप लोगों को पता है कि आप लोगों के मम्मी पापा ने आप लोगों को प्रॉपर खाना दिया है, टाइम से आप लोगों को रोटियां मिल जाती हैं, सही से खाते हैं, सोते हैं, सो जाते हैं। सोचो उन बच्चों के बारे में। पिक्चर में देखो आप लोग, यहाँ पर पिक्चर पर हाथ लगाकर ये बच्चा जो है वो अपना पेट भर रहा है और फिर उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहा है कि हाँ मैंने खाना खा लिया। तो रियलिटी में ये एहसास जिस इंसान को रहेगा वो इंसान कभी भी अपनी थाली का जो खाना है वो बर्बाद नहीं करेगा। अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। बेसिकली उदाहरण क्या, बेसिकली एक एक्सपीरियंस है। मैं खाना खा रहा था बाहर एक पर्टिकुलर होटल पे, तो वहाँ पर उसके बाहर एक डस्टबिन थी। होटल क्या था, बेसिकली एक ऐसा नहीं होता जैसे कि आप लोग स्टॉल बोल सकते हैं, तो उसके स्टॉल के बाहर आप लोगों को बेसिकली कई बार ना डस्टबिन रखी रहती है जहाँ पर आप लोग अपना खाना पीना जो भी रहता है, मतलब ये जो बचा है उसको डाल देते हैं। तो उस टाइम पर वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची थी, वो क्या कर रही थी, जो भी वहाँ पर छोड़ रहा था उसमें से निकाल निकाल कर उसको खा रही थी। तो ये चीज़ देखकर अंदर से ना बिल्कुल दिमाग ना सुन रह गया। मतलब आप लोग खुद सोचो एक मिनट के लिए, हम लोग कई बार शादी विवाह में जाते हैं, जितना बचता है जरा सी देर में उसको फेंक देते हैं। पर लेकिन उनके बारे में सोचो यार, जो शाम को एक तरीके से खाली पेट सोते हैं और सुबह कभी नहीं पता है कि खाना मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली एक तरीके से अवेयरनेस की वीडियो है कि जो भी थाली में आप लोग लें उतना ही ले जितना खा सकते हैं। थाली में खाना एक तरीके से बर्बाद न करें कभी भी, क्योंकि वो खाना जो होता है एक किसान की मेहनत जो खेतों से निकल कर आती है, उसके बाद में फिर आप लोग के घरों में आप लोग की जो मम्मी होती हैं या फिर घर में जो जो भी खाना बनाते हैं वो पूरी मेहनत कर कर आप लोगों तक ये खाना पहुंचता है। तो उसकी रेस्पेक्ट करना सीखो। तो अन्न की रेस्पेक्ट करना हमेशा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं हमारी कल्चर में भी है। तो हम लोग को हमेशा ये चीज़ जो है आगे बढ़ानी चाहिए। और कभी भी खाना बर्बाद करो तो उस इंसान के बारे में सोच लेना एक बार, जो कभी आप लोगों ने देखा होगा कचरे में से खाना उठाता हुआ खाता हुआ। आप लोग कभी भी ज़िंदगी में खाना बर्बाद नहीं करोगे। आई होप कि ये बातें आप लोगों के माइंड में जाएगी और आप लोग इसको एज ए अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे। तो क्या सीखा बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आज है 2 मई, ठीक है। और आज है वर्ल्ड लाफ्टर डे, तो इसलिए मैं हंस रहा हूँ ज़बरदस्ती, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं हंस रहा हूँ, हंसी आ रही है। मतलब मैं पढ़ रहा था कुछ, तो मुझे एक जोक देखने को मिला। हालांकि मैं तो जोक नहीं सुनाने वाला हूँ। आप लोग कोई भी ऐसा जोक जो कि आप लोगों को लगा आज तक का जो सबसे बेहतरीन जोक हो, वल्गर ना हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि दूसरे ही पढ़ें और उनको हंसी आए। तो वर्ल्ड लाफ्टर डे जो है वो 2 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थोड़ा सा हंस लेना चाहिए, मुस्कुराहट जो है चेहरे पर आनी चाहिए। आप लोगों की ज़िंदगी है तो आप लोगों को थोड़ा सा खुशनुमा बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो नहीं कह रहे मुस्कुराओ, आप लोग एसएलवी प्लेटफॉर्म पर हो, हैं। तो थोड़ा सा हंसो और लाइफ को यार एंजॉय करो। तो बात की जा रही है कि रेज द अवेयरनेस अबाउट द लाफ्टर, उसके बारे में अवेयरनेस कि कैसे वो हील करती है और कैसे बेनिफिट करती है। दिन में अगर 1-2 बार आप लोग हंस लोगे ना तो आप लोग की आधी समस्या तो वैसे ही दूर हो जाएगी। इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग हंस लोगे, बिना बात के भी हंस लोगे ना, तो स्ट्रेस रिलीज होता हुआ आप लोगों को मिलेगा। सोचकर देखना आप लोग। अच्छा, एक A4 साइज का पेपर लेना। A4 साइज का पेपर क्या लेना है आप लोगों के लिए, मैं बताता हूँ क्या करना है। टेलीग्राम पर जाना और यहाँ पर SLV प्लानर है आप लोगों के सामने। ये SLV प्लानर आप लोग लेना और यहाँ पर आप लोग पूरे दिन में नोटिस करना कि आप लोग कितनी बार हंसे हो। ये थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है सुनने में कि अच्छा अपने ऊपर नजर रखे कितनी बार हंसे हैं। रियलिटी में देखना आप लोग को पता चलेगा कई बार पूरा दिन निकल जाता है आप लोग हंसते भी नहीं हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि भाई साहब देश चला रहे हो, वो वाली कंडीशन निकल कर आती है। तो दिन में थोड़ा हंस लिया करो। आप कहोगे सर झूठ बोल रहे हो, आपकी क्लास में तो हंसी लेते हैं 1-2 बार डेली है। नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है, पर फिर भी आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा होगा आप लोग सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे, अपने ऊपर आप लोग अपना फोकस दे पाएंगे। तो ये है बेसिक मेरा पर्पज़, ठीक है। तो हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, ठीक है, जाके लाइफ जो है थोड़ी सी हैपनिंग बनी रहे। वरना तो वही नहीं, वो एक तरीके तन्नू वेट्स मन्नी में कि इस इंसान ने मेरी लाइफ झंड कर दी है। क्या झंड मतलब कह रहा वेनिस खत्म, बटाटा बाय बाय। तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा देश का नाम रोशन किया शानदार तरीके से। नाम बताइए और कौन से फील्ड से कनेक्टेड है ये भी आप लोगों को बताना है। तो देखता हूँ कौन सही आंसर देता है, ठीक है। कुछ ऐसी छोटी छोटी न्यूज़, छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलती हैं, उसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। कुछ ये नया सेक्शन स्टार्ट किया गया है, कई सारे बच्चे बोले थे कि हाँ सर ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल प्यारी प्यारी सी और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे यहाँ पर इस न्यूज़ में क्या बोला गया है, ये बोला गया वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है 2022 में जंप कर गया है 2240 बिलियन। सोचो इतना पैसा अगर हम लोग एजुकेशन या फिर हेल्थ पर खर्च करें तो कैसा रहेगा। पर लेकिन इतना पैसा हम लोग पता है कहाँ खर्च कर रहे हैं,
हम लोग मिलिट्री के ऊपर खर्च कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे से अपने आप को बचाना है। इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया, उसी से बचने के लिए आज के दिन में चीज़ें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट सामने रखी गई है। सिप्री का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोगों को बताना है। ये अभी इसके द्वारा बोला गया कि अभी 3.7 ये अभी बढ़ गया है यहाँ पर आज के दिन में सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। और बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो है रसिया और यूक्रेन वॉर। तो रसिया और यूक्रेन वॉर की वजह से चीजें और ज्यादा बढ़ गई है। यूएसए वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुंच गया है। ठीक है, अगर बात करें तो यूएसए वर्ल्ड में नंबर 1 पर है जो स्पेंड करता है, फॉलोड बाय चाइना एंड रसिया। और इंडिया नंबर 4 पर है जो डिफेंस के ऊपर आज की डेट में सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो ये सोचने के लिए मजबूर करने वाली बात है। और सिप्री का नाम भी यही है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहते हैं कि पीस लेकर आओ भाई साहब, ये जो पैसा खर्च कर रहे हो उसको कहीं ढंग की जगह यूज कर लो। अगर आप लोगों को पैसा दिया जाए, आप लोग सोचो कि आप लोग कहीं से 1 करोड़ रुपए मिल गए, तो आप लोग सोचना जरूर इसके बारे में, वो 1 करोड़ रुपया आप लोग कहां पर इस्तेमाल करोगे। ठीक है, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को लगता है कि यार ये चीज़ तो बिल्कुल लेनी है। अपनी कोई पर्सनल चीज़ ले सकते हैं जो आप लोगों को लगे कि यार मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये, या फिर सोसाइटी में किसी वेलफेयर के लिए कर सकते हैं। तो मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों का थॉट प्रोसीजर क्या है इसको लेकर। ठीक है, लिखिएगा जरूर, इंटरेस्टिंग कमेंट लगेंगे जब मैं इसको देखूंगा, देखता हूँ कौन कौन क्या इसके बारे में बताता है। ये वाला आर्टिकल मैं इसके बाद में डिस्कस करूंगा, इससे पहले आप लोग ये वाला आर्टिकल देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बात की जा रही है केरला के अंदर में एक हाथी ने इतना ज्यादा कोहराम मचाया कि ये न्यूज में आ गया। और उसी की वजह से यहाँ पर ये नेशनल पार्क जो है बार बार मीडिया चैनल इसको दिखा रहा था कि पेरियार नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरला के अंदर में इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगी, वहां पर ये सिचुएशन देखने को मिली। ये पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पर आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा, 2 रिवर भी हैं जो कि यहाँ पर एक का नाम है पेरियार और दूसरे का नाम है पंबा। और ये कार्डमन जो हिल एरिया है, कार्डमन और इसी के साथ में यहाँ पर जो पंदलम हिल एरिया है उसमें देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट के अंदर में, जो तमिलनाडु के साथ में बॉर्डर टच करता है। तो कहने के लिए तो यहाँ पर ये जो हाथी है इसने आतंक मचा रखा था ग्राउंड लेवल पर क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे आप लोगों से, पर्टिकुलर जो पेरियार टाइगर रिजर्व के बारे में पूछ लेंगे, आप लोगों से इन रिवर के बारे में पूछ लेंगे, आप लोगों से हिली एरिया के बारे में पूछ लेंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक में कैयोस क्रिएट करके रखा गया इस हाथी के द्वारा। ठीक है, हाथी का नाम क्या था यहाँ पर, इसका नाम था अरिकोनबन। ठीक है, तो ये हाथी का नाम है, हाथी का तो नाम कोई नहीं पूछेगा, पर ये चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं क्योंकि ये न्यूज में आ गई हैं। ये बार बार मीडिया ने कवर किया जब इसने अतकी मचाई। अब इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, आखिर हाथी अतकी क्यों मचा रहा है। आप लोग खुद सोचो, ये रिपोर्ट सामने निकल कर आई है कि अगर आप लोग 1700 से लेकर आज तक का अगर चीजें देखोगे, 64% जो सुटेबल हैबिटेट यानी कि जहां पर हाथी रहा करते थे, लगभग 64% एरिया जो है वो खत्म हो चुके हैं। यानी कि हाथियों के रहने के लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर जगह छोड़ी ही नहीं है। तो वो बेचारे आतंक क्यों न मचाएं। अप्रोक्सीमेटली 3.3 मिलियन स्क्वायर जो किलोमीटर ऑफ लैंड के बारे में जब आप लोग बात करते हैं, ये यहाँ पर बोली जा रही है। आज के दिन में फ्रेगमेंटेड एलिफेंट इकोसिस्टम हो गए हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में वो बेचारे एंट्री नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी हम लोगों ने स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पर देखने को मिल रही है, इंडिया, चाइना, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, सुमित्रा, ये वो एरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं हमारे देश में सबसे ज़्यादा एलिफेंट किस स्टेट में पाए जाते हैं, जरा बताइए, देखता हूँ कौन सी आंसर देता है। इसी के साथ में बात की जा रही है कि इंडिया 86% और चाइना 94% यहाँ पर डिक्लाइन कर चुका है। ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है, जिसके ऊपर काम करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये एक सोचने वाली बात है। हम लोग बोलते हैं कि जानवर जो है हमारे एरिया में घुस आए हैं, पर इन रियलिटी में हम लोग जानवरों के एरिया में जाकर रहने लगे हैं। ये नहीं लगता है आप लोगों को? आप लोगों की क्या राय इसके बारे में बताना जरूर। आज की डेट में मीडिया जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप लोग ढंग से देखोगे, अभी बात की जा रही है महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां पर लोकल एरिया में सोयल टेस्टिंग करने के लिए कुछ लोग पहुंचे उस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि वहां पर एक तरीके से रिफाइनरी का प्रोजेक्ट लगाया जा सके। पर लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये जो पूरी घटना देखने को मिली 24 अप्रैल को यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गई। क्यों? क्योंकि रत्नागिरी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल लिमिटेड प्रोजेक्ट के बारे में बात की गई थी, यहाँ पर उसको लगाने की बात की जा रही थी। पर जो गांव के लोग हैं वो इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल रहा है क्योंकि जब भी कोई फैक्ट्री लगती है तो एक तो लोग सतर्क हो गए इधर उधर न्यूज़ सुनकर कि हाँ अगर फैक्ट्री लगती है तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है नेगेटिव वे में। तो इसकी वजह से भी लोग जो है उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो ये सेम पैटर्न आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि रत्नागिरी सुपर रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, क्वेश्चन अगर बने
कि कहाँ पर इस तरीके से, और प्रॉब्लम अगर कहीं पर लिखने के लिए भी आ जाए कि हाँ यार ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो आप लोगों के माइंड में थोड़ी सी क्लैरिटी इसको लेकर होनी चाहिए। आप लोग खुद सोचो, आप लोग किसी एरिया में रहते हैं गांव में, और वहाँ पर बड़ा ही हरा भरा सा माहौल है, वहाँ पर नदी भी जाती है, बड़ी साफ सुथरी सी नदी है। कल को चलकर वहाँ पर कोई फैक्ट्री लग जाती है, अब उस फैक्ट्री में से गंदा पानी निकल कर आता है, उस फैक्ट्री में से इतना धुआं निकलता है आसपास के एरिया में, उस फैक्ट्री में से पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बीमारियां निकल रही हैं, लोगों को परेशान कर रही हैं। एक साफ सुथरा रहने वाला गांव जो है वो बर्बाद हो जाता है। पर लेकिन रियलिटी में ये भी है कि इन चीज़ों की जरूरत भी है, वरना बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। तो क्या काम किया जाए, किस एरिया में लगाया जाए? कुछ ऐसे एरिया में जहाँ पर बंजर जमीन पड़ी है, आसपास में कोई लोग नहीं रहते, कुछ ऐसा काम किया जाए। तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव इसके लिए खोजना चाहिए, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट भी न बढ़े। तो ये भी जरूरी है, तो कुछ इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। बाकी कल जो यार क्विज यहाँ पर अपडेट किया था, ये जो क्विज था ये पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा था, ये ब्लैंक जा रहा था बार बार, तो इसको अपडेट कर दिया गया। अब आप लोग ट्राई करोगे तो इसमें आप लोगों को सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अपना प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। कई सारे बच्चों ने मेल किया, सर क्विज में क्या हो गया? क्विज में कभी कभी हो जाती हैं चीज़ें, टेक्नोलॉजी है, पता नहीं क्या हो जाए। तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। इसी के साथ में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये कि जो पूरे वीक में आप लोग अटेम्प्ट करते हो, फिर आप लोगों का वीकेंड में टेस्ट होता है, तो उसके लिए आप लोगों को तैयार रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं, सर और ट्रांसलेशन हो रहा है क्या? जी हाँ, ये सारी PDF जो हिंदी और इंग्लिश में मैंने बोला है, सारी आप लोगों की अपडेट की जा रही है आराम आराम से। इस वीकेंड के अंत तक आप लोगों को सारी अपडेट यहाँ पर मिल जाएगी, तो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। बाकी और सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा जो एप्लीकेशन के ऊपर, जिस किसी ने अपडेट नहीं किया वो अपडेट कर लेना। अब कुछ भी माइंड में हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया गया है कि डायरेक्ट आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो टीम है। और वहाँ पर जो टीम बैठी रहती है यार, थोड़ा सा जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, कई सारे तो यही सोचते हैं कि मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पर मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, वहाँ पर टीम रहती है वो रिप्लाई करती है। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं बैठता नहीं हूँ, मैं भी बैठता हूँ चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। पर लेकिन वहाँ पर वो टेक्निकल टीम यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखती है। तो थोड़ा सा कई सारे क्वेश्चन ना बड़े ही अटपटे से उल्टे सीधे क्वेश्चन, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। पर्सनल लाइफ वहाँ पर उनसे मत पूछा करो, ऐप से रिलेटेड जो दिक्कत है वो पूछा करो, वो बताएंगे, ठीक है। सर एक मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो सारे इशू हो गए हैं, वो वहाँ पे मत पूछा करो, उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। वो वहाँ पर आप लोग की पर्सनल चीज़ें सोल्व करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो वहाँ पर आप लोग की टेक्निकल चीज़ें सोल्व करने के लिए बैठे हैं। अगर कोई पर्सनल लाइफ में इशू चल रहा है तो इंस्टाग्राम पर आप लोग जाइए, या फिर आप लोग स्टडी लवर वीर जो @gmail.com पर आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो मेरे से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। वो चीज़ें मुझे बना रखा है आप लोगों ने लव गुरु, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे मेल आते हैं ना कई बार, तो मैंने कहा छोड़ दो यार ये चीज़ें, ये सारी कहीं नहीं, मतलब छोड़ दो का मतलब ये नहीं कि आप लोग इन चीज़ों को एंजॉय मत करो, मतलब कहने का ये कि फोकस को थोड़ा सा चेंज करो, कि एग्जाम के ऊपर अपने करियर के ऊपर लगाओ। ये सारी चीज़ें फिर आप लोगों को नॉर्मल लगेंगी, वरना इन्हीं में बड़े रहोगे, इन्हीं में घुसे रहोगे, तो फिर ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर पाओगे। आगे लगेगा कि यार पछताते फिरोगे, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हैं कुछ, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी, ओके। इसी के साथ में कुछ और बड़े अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए आने वाले हैं। यहाँ पर कई सारे बच्चे कुछ और कोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे, उसका पूरा खाका लगभग तैयार हो चुका है आप लोगों के सामने जल्दी ही। खासकर अगर बात करें जैसे कि नेक्स्ट ईयर के लिए 2024 के लिए, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसके लिए भी कुछ एक पर्टिकुलर वे में कुछ सिलेबस पूरा कवर करने का कुछ ऐसा होगा जैसा APFC के लिए किया गया है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल होगा। बहुत अच्छे से यहाँ पर ये कोर्स जो है वो चला, जिसकी वजह से मतलब मुझे लग नहीं रहा था कि इतने अच्छे से परफॉर्मेंस रहेगी और इतनी सी चीज़ें होंगी। कुछ छोटी मोटी हैं एक दो पॉइंट, जैसे कि जो लेट हो गई, जैसे हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन, जो मुझे सबसे ज़्यादा इरिटेट किया रियलिटी में। बाकी कोई ऐसी चीज़ मुझे ज़्यादा लगी नहीं जो एक तरीके से फर्स्ट वे में इतना अच्छा निकाल के चलेगी। तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर निकली, उसी के साथ में CDS का कोर्स आप लोगों का देखने को मिलेगा। यहाँ पर 15 तारीख से आप लोगों का स्टार्ट होगा CDS का, जिसमें कंप्लीट CDS की सारी तैयारी की जाएगी जो पर्टिकुलर उसके लिए है। और इसी के साथ में UPSC के लिए भी प्रॉपर एक कोर्स आप लोगों का आ रहा है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन एक टीम तैयार की गई है जो कि सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें कवर करती हैं, यहाँ पर चलने वाली है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ की जाएगी जैसे यहाँ पर की गई है, बिल्कुल एक अफोर्डेबल रेंज में रहेगी। लाखों में कुछ नहीं होने वाला है कि लोग जो है लाखों लाखों उस चीज़ के लिए चार्ज करें। उसी लेवल की चीज़ आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन एक रेंज में देखने को मिलेगी। और खासकर SLV परिवार के जो मेंबर हैं उनको ये एक इतना ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी कि आप लोग उस चीज़ को समझ पाओगे कि मेहनत क्या है। जो इस कोर्स से इसकी क्वालिटी जिस चीज़ ने देखी है इस पर्टिकुलर कोर्स की, वो इसके साथ में कनेक्ट कर पाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को लेकर चला गया है, ठीक है। तो जल्दी इनके बारे में अनाउंसमेंट आएगा, तो इसलिए जरूर कनेक्ट रहिएगा एप्लीकेशन के ऊपर में। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो आप लोग की लाइफ को एक सही डायरेक्शन देगी। ये एप्लीकेशन ये इसी पर्पज से आप लोगों के सामने रखा गया है। हालांकि पर्पज कोर्स का तो नहीं था, पर लेकिन उसके पीछे तो मैंने बोला है ना, कहानियां सुनाऊंगा किसी दिन। याद दिलाना बस मुझे आप लोग।
बाकी इसको डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों ये आर्टिकल पढ़ने के बाद में मुझे ये फीलिंग आई कि कुत्ता भी बोल रहा होगा कि इंसान कितना कुत्ता हो गया कि मेरे पीछे पड़ गया है। आखिर क्या है आर्टिकल के अंदर में, बहुत ही एक डिफरेंट तरीके का आर्टिकल है। कुछ चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है डिफरेंट तरीके से कि आज की डेट में जो हमारे देश में खासकर सिटीज़ है, यानी कि जो शहर वाले एरिया हैं, वहाँ पर कुत्तों के काटने के केसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इसका रीज़न ये बताया गया है कि वहाँ पर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि शहरों में जो कूड़ा कचरा होता है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ा हुआ होता है। इधर उधर आप लोगों ने देखा होगा, इवन हमारी जो कैपिटल है वहाँ पर पहाड़ बन चुका है। अगर आप लोग पहाड़ी इलाके में नहीं जा पा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, तो दिल्ली में जाकर आप लोग पहाड़ देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। पर वो कूड़े का पहाड़ होगा, ओके। इनके नेगेटिव सेंस से बोल रहा हूँ, अच्छी चीज़ नहीं है। पर लेकिन बात यहाँ पर ये है कि कुत्तों को उसके साथ में कनेक्ट कैसे किया जा रहा है कि कुत्तों को वहाँ पर आसानी से खाना मिल जाता है। एक इतना ज़्यादा हम लोग फूड वेस्ट करते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी आसानी से चलती है। इसीलिए जो डंपिंग साइट होती हैं वहाँ आसपास बहुत सारे कुत्ते आप लोगों को घूमते हुए पाए जाएंगे। और इसी के साथ में अगर कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर एरिया में रहता है तो वहाँ पर जो डॉग बाइट के केसेस हैं वो बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं। ये एक एनालिसिस अभी सामने निकल कर आया है। ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई, इससे आप लोग कितना सहमत हैं? ऐसा कुछ है आप लोगों ने फील किया है कि जहाँ जहाँ पर आप लोग जाते हैं वहाँ पर अगर कूड़े का कोई ढेर है तो वहाँ पर कुत्ते बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं? ऐसी कुछ आप लोगों ने फील की है कोई चीज़? आप लोग इसके बारे में क्या राय है? क्योंकि अगर आप लोग सिटी में रहते हैं तो आप लोगों ने भी ये चीज़ें देखी होंगी। और जब भी मैं पूछता हूँ आप लोगों की क्या राय है, इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है कि इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे इंटरव्यू वगैरह में, तो आप लोग उस चीज़ को सोच सकें, थोड़ा सा एक माइंड में एनालिटिकल अप्रोच आप लोग अपना सकें कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो जीएस पेपर 2 के अंदर में ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रिसेंटली अभी कुछ ऐसे ही केस निकल कर आए श्रीनगर के अंदर में, जहाँ पर ये हाईलाइट किया गया कि जो कुत्तों के काटने के केसेस हैं वो उन एरिया में ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर पुअर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, यानी कि जो कूड़ा कचरा प्रबंधन का जो कार्यक्रम होता है जहाँ पर काफ़ी कमज़ोर है, वहाँ पर ये सारी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट मुझे इस आर्टिकल में देखने को मिला, मतलब मैं हैरान था ये सोचकर, मुझे लगा कि यार अमीर देश जो हैं वो काफ़ी मतलब एक तरीके से ना सोफिस्टिकेटेड टाइप के अपने आप को बड़ा साफ़ सुथरा बताते हैं। मैंने कहा बड़े अच्छे होंगे एक तरीके की चीज़ों को लेकर इन सब चीज़ों में। जब मैंने देखा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है, तो नॉर्मल सी बात है इसमें सबसे टॉप पर चाइना था, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री था अब तक। अब खिताब हमारे पास में आ गया है, तो बधाई हो आप लोगों को। पर दूसरी बात यहाँ पर जो मुझे सोचने के लिए मतलब मजबूर करती है कि सबसे ज़्यादा बताइए दूसरे नंबर पर कौन सबसे ज़्यादा सॉलिड वेस्ट या फिर जो वेस्ट जनरेट करता है। मतलब लगता है ना कि समझदार देश है यार, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कचरा कम जनरेट करते होंगे, पर लेकिन हम बिल्कुल गलत हैं, ठीक है। कई बार कहते हैं कि ये बेवकूफ़ से कचरा फेंकता रहता है, इस तरीके से कई बार आप लोगों ने सुना होगा। तो दूसरे नंबर पर कौन सा देश होगा आप लोग एक बार गैस करके देखिए। देखता हूँ कौन गैस करता है। दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैं देखकर हैरान हो गया, मैंने कहा पढ़े लिखे हो नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक जो बोलते थे पढ़ा लिखा बेवकूफ़। तो वही बातें हो रही है कि इतना ज़्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं दुनिया में, दूसरे नंबर पर ही हैं, ठीक है। और जबकि पॉपुलेशन आप लोग देखो, बताओ दुनिया में कौन से नंबर पर पॉपुलेशन वाइज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है। आज की डेट में इंडिया जो है वो यहाँ पर तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मुझे जब मैंने देखा यार इंडिया जो है वो हमारा देश तीसरे नंबर पर है, मैंने कहा पहला और दूसरी पोजीशन कौन है, जरा सर्च तो करें। तो देखने को मिला तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ये देखो, एक तो बोलते हैं कि एक तरीके से ये मैनेज नहीं कर पा रहे, इनके पास तो टेक्नोलॉजी भी सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली अगर आप लोग देखें यहाँ पर जब हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर ये किस तरीके से पूरा प्रोसेसिंग का कार्यक्रम चलता है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाया गया है कि एक तरीके से ये वाला आप लोग ये पिक्चर देखिएगा, आप लोग इसको ढंग से समझ पाएंगे। अगर कहीं पर म्यूनसिपैलिटी यानी कि कोई बड़ी सिटी है उसमें अगर कोई भी वेस्ट आ रहा है तो कहाँ कहाँ से कोई वेस्ट निकल कर आता है। तो जैसे कोई घर हो गया, कोई रेजिडेंशियल एरिया हो गया, कोई होटल हो गया, कोई स्मॉल सेल इंडस्ट्री हो गई, या और भी कोई भी इस तरीके जो पार्क्स वगैरह हो गए, वहाँ से निकल कर आते हैं और फिर यहाँ पर एक कलेक्शन पॉइंट पर जाते हैं जहाँ पर कम्युनिटी डस्टबिन बोलते हैं, ठीक है। वहाँ से फिर इसको रैक पिकर जो है उसको अलग अलग करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करके नॉर्मली लिख तो दिया जाता है कि हाँ भाई साहब यहाँ से प्रोसेसिंग कर दी जाएगी। कई बार ना कुछ चीज़ें किताबों में देखने को मिलती हैं, इन रियलिटी में जब आप लोग उसको ग्राउंड लेवल पर जाकर चेक करोगे
तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत ही कम लेवल पर वो चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि हाँ इतना कर देंगे, ये कर देंगे। इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ आप लोगों को, आप सोचकर हैरान होंगे यहाँ पर, ओनली अगर बात करें जो टोटल वेस्ट जो जनरेट होता है उसका 83% तो कलेक्ट किया जाता है, यानी कि 13% तो इधर उधर हमारे समाज में जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर पड़ा रहता है। ये एक सबसे खतरनाक चीज़ है। 13% के साथ में तो हम लोग समाज में हर टाइम रहते हैं, यानी कि बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। और जो बड़ी ही ठाठ से लिख देगा ना यहाँ पर कि भाई साहब प्रोसेसिंग वेस्ट जो है वो बिल्कुल एक तरीके से कर देंगे, सारा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये नॉर्मली ओनली 30% जो है हम लोग ट्रीट कर पाते हैं, यानी कि 70% तो यहाँ पर भी बच जाता है। तो ये है हमारी एफिशिएंसी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं बोलूँ कि मॉर्निंग में आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया है कि भाई साहब आज तो ये सारे काम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग में उठते ही आईएनए देखना है, उसके बाद में हम लोग को अपना पूरा कोई अपना एक टेस्ट लगाना है, टेस्ट लगाने के बाद में आंसर राइटिंग करनी है, उसके बाद में फिर हम लोग को जो एप्लीकेशन के ऊपर जाकर अपना क्विज़ अटेम्प्ट करना है, उसी के बाद में फिर हम लोग जो है अपना कुछ और प्रैक्टिस करनी है। तो पूरा आप लोगों ने शेड्यूल बनाया। शेड्यूल बनाने के बाद में आप लोगों ने देखा कि यार ये पूरे टास्क हो गए 10, पता चला शाम तक आते आते 10 में से 3 टास्क ही कंप्लीट हुए, ठीक है। आईएनए निपट गया, ठीक है, उसके बाद में क्विज लगा लिया, उसके बाद में कुछ आंसर राइटिंग तो मैक्सिमम लोग छोड़ ही देते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये करने के लिए अपना आपको पुश करना पड़ता है, और कोई भी इंसान इस धरती में नहीं है, कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो आसानी से पुश कर उस पोजीशन पर पहुंच जाए जब तक कि उसके अंदर आग न लगी हो कि नहीं यार ये जॉब चाहिए। वरना अपने आप को डेली पुश करना आप लोग खुद देख लो। डेली जब मैं क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ तो कितने सारे लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। कहने के लिए तो 70-80 हज़ार लोग जुड़ जाते हैं, पर लेकिन रियलिटी में जो काम करने वाले होते हैं, जो रियलिटी में जो सीरियस लोग होते हैं ना उस चीज़ को लेकर, वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। यूपीएससी का पेपर 10 लाख लोग दे रहे हैं, एपीएफसी वाला, यूपीएससी का पेपर प्रीलिम्स वाला 5 लाख लोग दे रहे हैं, एसएससी के पेपर इतने दे रहे हैं। पर इन रियलिटी में जो पंक्चुअल, डेडिकेटेड, अपने आप पर भरोसा करने वाले, डेली डिसिप्लिन के साथ में अपने काम करने वाले, कुल मिलाकर देखोगे ना घुमा फिराकर वो 10 से 15 हज़ार लोग ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे इन रियलिटी में, जिसके बीच में कंपटीशन होता है। ये भी ज़्यादा ही बोल दिया मैंने, वरना आप लोगों को देखने को मिलेगा बस ऐसे ही है कि भेड़चाल चल रही है। एक डिसिप्लिन में रहकर ये सारे काम करने हैं, वो यही रहते हैं कि 70% जो होता है काम करना होता है 70%, पर 30% पर उनका दिन खत्म हो जाता है। ये हर एक उस इंसान को बोल रहा हूँ जो अपने आप को सीरियस नहीं लेता है और इस पैटर्न में चलता रहता है। आप लोग देखेगा जरूर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला हाल उसका होता है। बोलते हैं कि करेंगे इतना, पर लेकिन होता नहीं है, और फिर बीमारियां देखने को मिलती हैं। बीमारियां मतलब इंसान जो है फिर अपना जो है बार बार उसी पैटर्न में नजर आता है, जैसे म्यूनसिपल वेस्ट वाले यहाँ पर आप लोगों को पैटर्न में पड़े हुए नजर आते हैं। तो ये कथनी और करनी में इतना फर्क जहाँ पर देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये दिक्कत देखने को मिलेगी। अपने देश का ही डेटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं, हमारे देश के अंदर में 1,50,000 ये टन जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो है वो पर डे जनरेट होता है। अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू खुद हमारे मिनिस्ट्री का डेटा है आप लोगों के सामने, जो यहाँ पर इसके द्वारा बताया गया कि 62 मिलियन टन ऑफ द वेस्ट जनरेट किया जाता है एनुअली इन द कंट्री। तो यहाँ पर बात की जा रही है, हम लोग जो हैं वर्ल्ड में 3rd नंबर पर है, जो मैंने आप लोगों को बताया था। ये लाइन पढ़कर मेरा दिमाग खटका, मैंने कहा जाकर तो देखो पहले और दूसरे पर कौन कौन है। तो यहाँ से पता चला पहले पर चाइना है और दूसरे पर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि हम भी आने वाले टाइम में अच्छी खासी स्पीड पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 2025 तक का ये बढ़कर होने वाला है यहाँ पर 377, ठीक है। तो इतना लगभग 3,77,000 टन जो है हम लोग यहाँ पर जनरेट करेंगे। डेली की बात कर रहा हूँ, ये एनुअली की बात नहीं कर रहा हूँ। सोच लो आप लोग डेली इतना निकलेगा तो कहाँ जाएगा, और टोटल वेस्ट और इसी के साथ में कितना हम लोग उसको ट्रीट कर पा रहे हैं, ठीक है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में अगर आप लोग यहाँ पर अपने राज्य को देखना चाहते हैं और कल को चलकर जैसे आप लोग यूपीएससी के थ्रू जाएंगे और आप लोग जाकर एक अच्छी खासी पोस्ट पर बैठेंगे, तो देखते हैं कितना आप लोग उस चीज़ को टैकल कर पाते हैं। ये चीज़ें इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई जाती है ताकि जब उस पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठो तो ये प्रॉब्लम पता हो कि हाँ यार एसएलवी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ी थी, सर ने पढ़ाई थी ये चीज़ें, इसका भी सोल्यूशन निकालना है। याद करोगे उस टाइम बैठ के उस पोस्ट पे कि कोई ऐसा था इंसान हमारी ज़िंदगी में। अक्सर भूल जाते हैं लोग एग्ज़ाम निकालते ही, ठीक है। एग्ज़ाम निकालने के बाद में भी याद नहीं रखते, और तो दूर की बात हो रही है। चलिए सही है, यहाँ पर बात रखिएगा याद आप लोग। यहाँ पर अगर बात करें बॉटम में 10 अगर बात करेंगे, उसमें है अरुणाचल प्रदेश, ये दादर है नगर हवेली, JNK, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पुदुचेरी, मिजोरम, वेस्ट बंगाल और हरियाणा। और अगर टॉप स्टेट में आप लोग देखोगे यहाँ पर जिस कैटेगरी में आते हैं वो है छत्तीसगढ़, तेलंगाना, सिक्किम, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, दिल्ली, मणिपुर, केरला और इसी के साथ है महाराष्ट्र। तो ये पूरे आप लोगों के सामने टोटल जो एक एरिया है टॉप 10 एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऊपर से और नीचे से। आप लोग कौन सी कैटेगरी में है इसको जाकर एक बार चेक जरूर करिएगा।
तो ये जो एनालिसिस सामने निकल कर आया है, तो ये काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर इस चीज़ को मैनेज करना, क्योंकि सिटी को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है। आज की डेट में बात करें, हाउ इज पुअर वेस्ट मैनेजमेंट कनेक्टेड टू द इंक्रीजिंग अटैक बाय द स्ट्रीट डॉग। तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक एनालिसिस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, और सोचने के लिए हमको मजबूर भी करता है। हम लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग आज की डेट में भूख की वजह से मर रहे हैं। आप लोग खुद देखो, एक घर जो है ऑन एन एवरेज जनरेट करता है 50 किलोग्राम ऑफ द फूड वेस्ट पर पर्सन इन 2019। ये यहाँ पर सामने निकल कर आया, ठीक है। यानी कि अगर बात करें उस देश की बात कर रहे हैं जहाँ पर कई बार हम लोग बोलते हैं कि भूखमरी की वजह से लोगों की जान चली गई है। तो इससे आप लोग समझिए यहाँ पर, तो उस टाइम पर क्या सिचुएशन निकल कर आती है कि फूड वेस्ट कितना हम लोग कर पा रहे हैं। अगर फूड वेस्ट अगर देखा ये सर्व किया जाए जो कि भूखे लोग हैं उनको, तो कितना अच्छे से काम हो सकता है। चलो यहाँ पर कुत्तों को सर्व होता है, पर लेकिन फिर उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि जो डंपिंग साइट है वहाँ पर सब जगह कुत्ते नजर आएंगे। तो किसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, आप लोग ये बताइए। लोग कह रहे हैं कि म्युनिसिपल वेस्ट वाले, मैनेजमेंट वाले यहाँ पर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। मुझे तो ये लग रहा है कि यार वो घर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है जिसके घर से वो पूरा जो वेस्ट निकल कर आता है। इनके घर में से इतना वेस्ट हम लोग फेंक रहे हैं यहाँ पर, तो वही एक तरीके से बेकार है। अगर घर में खाना बच जाता है तो यार किसी गाय को जाकर दे दो, उसको डस्टबिन में डालने की क्या जरूरत है। अगर आसपास में कुत्ते हैं अपने घर के पास में, उसको ही वहाँ पर दिला दो, उसको डस्टबिन में फेंक देना और फिर वहाँ से कुत्ते खा रहे हैं। तो ये एक गलत, वैसे ही हमारा एक नेचर है। पहले तो हम लोग को अपने आप को ही सुधारना चाहिए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग जब कचरे की बात करते हैं उसको सेपरेट तक नहीं करते हैं। एक तरीके से ना, हम लोग जब घर में से कचरा निकाल के आते हैं, कहीं से निकाल कर आते हैं, तो रिसाइकिल वाला रहता है, या फिर जो डेब्री रहती है, या ऑर्गेनिक रहता है, या फिर जो हजार्ड्स रहते हैं, उनको अलग अलग करना होता है। हम खुद भी देखोगे तो घर में एक डस्टबिन होगी और उसी डस्टबिन में सब फेंक देंगे और फिर बोल देंगे कचरे वाला आया भैया कचरा उठाने, और कचरे वाले को कचरा दे देते हैं। इन रियलिटी में कचरे वाला कचरा नहीं होता है, कचरे वाला नहीं होता है, वो कचरे वाले हम होते हैं। वो तो बेचारा हमारा कचरा उठाने आया हुआ था और हम उसको कचरे वाला बोलते हैं। हम खुद कचरा कर रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग को थोड़ा सुधारनी पड़ेगी। और ये चीज़ें जो मुझे लगता है सबसे अच्छा जो पॉइंट है इस चीज़ को सुधारने का, इन रियलिटी मैंने इसके बारे में सोचा भी है कई बार, क्योंकि जब दिल्ली में रहा और मैंने इस चीज़ के बारे में देखा तो मुझे बड़ी एक तरीके से इरिटेशन भी होती थी कई बार अंदर से। मैंने कहा यार देश की कैपिटल है और इसके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें जब सुनने को मिलती है तो अंदर से दुख होता है यार। रियलिटी में होता है। आप लोग खुद सोचो, हमारे देश की कैपिटल है और वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये कई बार ऐसी न्यूज़ होती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी बेइज्जती करती हुई नजर आती हैं। तो इसलिए इसके बारे में हम लोगों को सोचना यहाँ पर बनता है। तो इसलिए यहाँ पर कई सारी पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क भी हम लोग बनाते हैं, पर इन रियलिटी में वो काम नहीं आते हैं। ढंग से हम लोग बनाते तो लेते हैं कि ठीक है कलेक्शन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, प्रोसेसिंग होगी, डिस्पोजल होगा, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है यहाँ पर सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बड़े बड़े शब्द लिख दिए गए हैं, सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। पर इन रियलिटी ये सस्टेनेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आप लोगों के टाइम टेबल की तरह है कि 30% ही यहाँ पर इंप्लीमेंट हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए सिस्टमेटिक वे में हम लोग लिख तो दिए हैं, पर लेकिन उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। एक तो हर एक इंसान जो है वो काम से बचने की कोशिश करता है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो। आप लोग देखने की कोशिश करिएगा, प्राइवेट में ज़्यादा एफिशिएंसी किस लिए निकल कर आती है, गवर्नमेंट में क्यों इतना पुश करना पड़ता है। बहुत बड़े रीज़न हो जाते हैं उसके सामने। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ड्यूटी को बहुत ही रेस्पॉन्सिबल तरीके से निभाते हैं, पर इन रियलिटी में एक सिक्योरिटी रहती है कि जॉब मिल गई है भाई साहब, ठीक है, वो वाली सिक्योरिटी यहाँ पर आती है निकल कर। इसकी वजह से सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो कहने के लिए तो पॉलिसी भी बना रखी है हम लोगों ने, पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी है, भाई सब अवेयरनेस फैलाते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी है और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट भी है कि हम लोगों ने खुद हमारे देश में म्यूनसिपैलिटीज़ बनाई है। आप लोग देखोगे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हमारे देश में किया गया 1992 में, तो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी बनाई गई। तो लोकल एरिया में ये सारी चीज़ें मैनेज करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने उन्हीं को दी। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अब अगर वहाँ पर कोई काम ढंग से नहीं कर रहा है तो फिर ये कौन इसको झेलेगा, आप लोग खुद बताइए। गवर्नमेंट जो है उसके कई सारे इनिशिएटिव है, जैसे कि इनिशिएटिव तो कर देते हैं, पर फिर वही बोलूँगा, जैसे कि वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल बना दिए यहाँ पर। अब वेबसाइट पे तो लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है, वेबसाइट पे तो ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी चीज़ लिखी हुई मिलेंगी, पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर देखोगे तो उसका 180 डिग्री शिफ्ट मिलेगा। नेशनल वाटर मिशन की बात की जाती है, इसकी वजह से पानी भी गंदा होता है। आप लोग खुद देखो, किसी पर्टिकुलर एरिया में जब कूड़ा पड़ा हुआ है और वो ढंग से मैनेज नहीं किया गया, अब बारिश आ गई है, अब सोचो कि वो सारा का सारा जो कूड़ा कचरा है वो एक तरीके से बहकर कहाँ पर जाएगा।
वो नाले के थ्रू होता होता किसी वाटर बॉडी में जाकर मिलेगा, फिर हम लोग कहते हैं हम लोग बीमार हो गए। और कई सारे देश ऐसे हैं इस वेस्ट को एनर्जी में जनरेट कर रहे हैं। एक इंसान जो है उस वेस्ट को अपने ही देश के अंदर में बीमारी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुत्ते जो है उसकी वजह से उस एरिया में इंक्रीज हो रहे हैं और खुद महामारी में कन्वर्ट कर रहे हैं। और एक देश ऐसा है उस वेस्ट की एनर्जी बनाकर लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो फर्क देखो एक सही तरीके से चीज़ों को लेकर चलने वाले इंसान के बीच में और एक तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड पर्सन के बीच में आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पर नजर आ जाएगा। एक है कि उसी चीज़ को पढ़कर टॉप कर निकल गया एग्जाम, और दूसरा है कि वो दूर दूर तक कहीं मेरिट में दिख भी नहीं रहा है, वो वाली बातें हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल तक लेकर आए गए थे 2016 में, और क्वेश्चन यूपीएससी ने भी पूछा था यहाँ पर, क्योंकि यूपीएससी भी जानती है कि हम क्वेश्चन अगर पूछेंगे कम से कम 2-4 लोग इसको डिस्कस तो करेंगे और फिर सोसाइटी में थोड़ा बहुत चेंज तो आएगा, चीज़ें थोड़ी आगे तो बढ़ेंगी। तो वेस्ट टू वेल्थ पोर्टल तक बना रखे हैं, आप लोग खुद देखें यहाँ पर आप लोगों के सामने है ये सारा पोर्टल ही, ये पोर्टल के ऊपर का ही पोर्शन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट का जिस तरीके चीज़ों को लेकर चलना है, कैसे हम लोग को इसको टैकल करना है, पर इन रियलिटी ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कितना होता है वो देखने वाली बात है। इनिशिएटिव रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू एनर्जी, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये अभी मैंने क्वेश्चन बताया इसके बारे में। इसी के साथ में प्रोजेक्ट रीप्लान है यहाँ पर, और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट भी लेकर आया गया। बोला था ना मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि पहले ये रूल के तौर पर यहाँ पर प्रेजेंट किया गया कि भाई साहब प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये शब्द भी आप लोग याद रखिएगा। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, जो रेस्पॉन्सिबल होगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा जो उस वेस्ट को प्रोड्यूस करेगा। मतलब प्लास्टिक अगर मेरी कोई कंपनी है और वो कंपनी जो है मान लीजिए क्या बनाती है, मतलब क्या बनाती है, चले किताब बनाती है, ठीक है, मेरी कोई कंपनी है वो किताब बनाती है और हम लोग वो किताब जो है वो मार्केट में उतार रहे हैं, कोई ऑर्डर करता है ऑनलाइन और एक बड़ी सी शानदार सी पॉलिथीन में उस बुक को हम लोग लपेट कर चपेट कर सामने वाले के पास में भेज दिए। अब सामने वाला तो बुक यूज करेगा, वो प्लास्टिक का क्या करेगा, उसको डस्टबिन में फेंक देगा। तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डस्टबिन में फेंकी गई प्लास्टिक को कलेक्ट करें, क्योंकि हमने वो पैकेजिंग करके भेजी है। ये तो भाई साहब किसी गत्ते में पैकेजिंग करके भेजो, उसकी हम लोग पॉलिथीन में पैकेजिंग ना करके भेजें। तो इसी को बोला गया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो उस प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर रहा है उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो कलेक्ट भी करें। अब कैसे कलेक्ट करना है, अब वो उसके लिए अलग अलग तरीके बताए गए थे कि सामने वाले को डिस्काउंट दो, या तो यहाँ पर एक तरीके से जब नेक्स्ट टाइम कोई भी ऑर्डर दे तो उसको रिटर्न कर दे उस प्लास्टिक को, कुछ भी इस तरीके से बहुत सारे तरीके तो खोजे गए हैं दुनिया में इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालने के लिए। बस वही है कि हम लोग उनको ढंग से लेकर चलते नहीं है, ठीक है। तो ये सोचने वाले मुद्दे हैं कई सारे, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है आप लोग जरूर बताइएगा। चैलेंज अगर लिखने के लिए आ जाए यहाँ पर कुछ और बातें हैं, जैसे कि सबसे एक लीस्ट रिवॉर्डिंग जॉब है जिसमें काम करता है, लगता है कि यार क्या ही कर रहा है, मतलब एक तरीके से ना ऐसे थोड़ा ना कि एक आईपीएस बनकर एक कूड़ा उठाने वाला है, दोनों में डिफरेंस देखना आप लोग। यहाँ पर कूड़ा उठाने वाले को कैसे देखोगे जबकि वो सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, नहीं बिल्कुल ऐसी हालत हो रखी है जैसे गिद्ध को गलत तरीके से देखते हैं, पर लेकिन वही गिद्ध वो वल्चर जो है वो सोसाइटी में बीमारी मिटाने का काम कर रहा है। हेल्थ के इश्यूज देखने को मिलते हैं दुनिया भर के, सॉलिड ट्रीटमेंट आप लोगों को ढंग से देखने को मिलेगा, और चाइल्ड लेबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 3 जिसमें आप लोग जाकर झांकोगे तो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसके अंदर में आर्टिकल 24 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है, ठीक है। मुझे सबसे पहले आर्टिकल 24 ही याद हुआ था। अपनी चीज़ों को ना याद करने के लिए कुछ ना कुछ कनेक्शन रख लिया करो, जैसे आपका बर्थडे हो गया या फिर आपके मम्मी पापा का बर्थडे, या कोई ऐसी डेट जिसमें आप लोगों ने कोई अचीवमेंट किया है, या फिर कोई ऐसी डेट जिसमें कई बार देखते हैं ना पुराने, आप लोगों ने देखा होगा, मुझे तो वो याद आ जाता है जो हिंदी दिवस है मैंने एक बार एक टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है, एक फ्रेंड था तो वो मुझे कई बार याद आता है। मैंने कहा यार ये हिंदी दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया था, मैं इसको भूल गया, मैं डेट, मैंने कहा पता नहीं यार दिमाग से कैसे निकल गई, और क्वेश्चन मैंने टेस्ट सीरीज में गलत कर दिया हो। मैंने कहा तुझे कैसे याद रही, कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है ये तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आप लोगों को लगे आप लोग उसके साथ में कनेक्ट करके याद रख लो, इसी बहाने क्वेश्चन से ही हो जाएगा यार, ठीक है। तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा चलो सही है बेटा तो चाइल्ड लेबर जो है 24 जो अप्रैल को ये एक तरीके से रोकने का ये मुहिम इसके अंदर भी है यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी है। जैसे कि अगर बात करें ना, जैसे अगर बात करें यहाँ पर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बनते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों भी इन सब चीज़ों को देखोगे कि कैसे यहाँ पर जो लेबर फोर्स है वहाँ पर कैसे कैसे काम होता है, कैसे इन चीज़ों को मैनेज करना है। तो ये वाला सेक्शन आप लोगों को भी मैनेज करने के लिए वहां पर आता है, तो इसके साथ में भी आप लोग यहां पर कनेक्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी डिफरेंट कैटेगरी के जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, डेड एनिमल, ये सारे आप लोगों को यहां पर बता दिए गए हैं। हल्का सा एक और स्लाइड डाल दी गई है ताकि आप लोग देखो तो इसके बारे में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन देखने को न मिले।
और क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, खुद देख लीजिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर कितने सही तरीके से यूपीएससी ने 2018 में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि बात करें आज के डेट में जो ठोस कचरा होता है ना, वो एक प्रॉब्लम है हमारे देश की नहीं, मैंने बताया दुनिया भर की प्रॉब्लम है। तो कैसे निपटना है इसके साथ में, तो इसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा लग के, इसके लिए प्रॉपर सिस्टमेटिक में। कई बार तो ऐसा रहता है जैसे बैटरीज वगैरह होती हैं, ट्यूबलाइट वगैरह होती हैं, कई सारे ऐसे जो एक तरीके से हेल्थ के ऊपर टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट कर सकते हैं। तो उसको कैसे टैकल करना है, तो इसके ऊपर 2018 में खुद यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। 2019 में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के बारे में। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि 2016 में रूल आए थे यहाँ पर, तो 19 में क्वेश्चन पूछ लिया। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, बोला गया कि वेस्ट जनरेटेड हैज़ टू बी सेग्रीगेट। एक तरीके से सबसे पहले बात याद रहे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो ये वेस्ट इनटू द 5 कैटेगरी, ठीक है। रूल आर एप्लीकेबल टू नोटिफाई द अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाई जो भी यहाँ पर टाउन्स होते हैं, एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउन्स जो यहाँ पर टाउनशिप ओनली, ठीक है। रूल जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, ये एक्सट्रैक्ट एंड द ये एलिब्रेट क्राइटेरिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साइट फॉर द लैंडफिल एंड द वेस्ट प्रोसेसिंग ये फैसिलिटी, ये यहाँ पर बोला गया है। ये मैंडेटरी है ऑन द पार्ट ऑफ द वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन द वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू द अनदर डिस्ट्रिक्ट। यानी कि ऐसा नहीं कि अपना कचरा किसी और में जाकर सरका दो कि हमारा नहीं उसका है, ठीक है। तो ये ऐसा स्टेटमेंट देकर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। इसका जो सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है सी। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन भी दे गया है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको पढ़िएगा। और जब क्विज भी आप लोग अटेम्प्ट करते हैं तो उसको भी ध्यान से देखा करो, बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोग की रेगुलर हो जाती है, ठीक है। तो इसको देखा करो। कई बार जो आप लोग एप्लीकेशन पर अगर कई बार कुछ दिक्कत आती है, अगर क्विज आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो, तो आप लोग उसको वेबसाइट पर चले गए जाया करो, studyloverveer.in के नाम से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात की जा रही है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी कि नॉट करेक्ट की कैटेगरी में बोला गया है यहाँ पर। तो नॉट करेक्ट जो है वो कौन सा होगा, अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या बोला गया कि इंडिया जनरेट करती है 150 टन जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है पर डे, ये बोला गया है। अगर बात करें तो इसके बारे में जो मिनिस्ट्री है वो बोलती है कि 62 मिलियन टन वेस्ट जनरेट किया जाता है एनुअली इन द कंट्री। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया डेली वेस्ट जनरेटेड जो है 377 टन ये बाई 2025 होने वाला है। ओनली 83% वेस्ट जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है, और मोर देन 50% जो है वो ट्रीटेड हम लोग कर देते हैं। तो अभी क्या बताया मैंने आप लोगों को, ये सारी चीज़ें तसल्ली पढ़ाई कि 83% जो है वो कलेक्ट कर पाते हैं और 30% ओनली यहाँ पर ट्रीट कर पाते हैं, जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो आंसर डी हो गया। कोई भी टॉपिक को पढ़कर निकल जाना एग्जाम में क्वेश्चन, अगर आप लोग चाहते हैं रियल में अटेम्प्ट करें तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोशिश करनी है कि क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करने हैं, वरना कोई मतलब रहेगा नहीं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट के बारे में बात की जा रही है कि सॉलिड वेस्ट जो होता है वो रेफर किया जाता है नॉन लिक्विड वेस्ट, एक तरीके से जो लिक्विड नहीं है, इंक्लूडिंग द सॉलिड एज वेल एज सेमी सॉलिड वेस्ट इंक्लूडिंग द ह्यूमन और एनिमल एक्सट्रैक्ट जो होता है, जैसे नहीं गोबर वगैरह होता है उसको भी काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें सॉलिड वेस्ट जो होता है वो कैन क्रिएट वेरियस हेल्थ जो प्रॉब्लम आप लोगों को पता है जो भी बताई, और इसी के साथ में जो इन्वायरमेंट में वहां पर रहते हैं वहां पर बदबू वगैरह आएगी वो भी, और सेफ भी नहीं है। अगर बात कीजिए तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये बताया गया है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। तो ये है यहाँ पर बी, क्योंकि एक्सक्लूडिंग जो ह्यूमन और एनिमल वेस्ट ये सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, और आप लोग कंफ्यूजन में यहाँ पर हो जाओगे कि यार गोबर वगैरह है, ठीक है सॉलिड, उस तरीके से ना दिमाग में चलता है कि गाँव में गोबर के उपले बनाए जाते हैं, वो सब चीज़ें तो नहीं होगा ऐसे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बता दिया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, आंसर राइटिंग में भी क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, इसी के साथ में आप लोगों से प्रीलिम्स में भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इस तरीके से जो डॉग बाइट्स वाली प्रॉब्लम है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आप लोगों से एक आर्टिकल पहले भी डिस्कस किया था, तो आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बनने के चांसेस होते हैं, चाहे तो प्रीलिम्स में बन जाएगा जैसे कि बना हुआ है अभी यहाँ पर, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए भी गए हैं, और इसी के साथ में मेंस आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन है। स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाता है वो 150 शब्द में लिख लिया करो, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो 250 शब्द में लिख लिया करो। ये अपने आप डिसाइड कर लिया करो आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन पर देखो कोई भी ऐसा होता है ना, करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ कि सर किस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए करंट अफेयर पढ़ा रहे हो, मैं ना एक तरीके से चांद पर जाने के लिए, सूरज पर जाने के लिए, या फिर मतलब उसके लिए करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग चांद पर कैसे पहुँचोगे। अरे यार करंट अफेयर होता है,
अब यहाँ पर आप लोगों से पूछ ले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, दूसरे किसी एग्जाम में पूछ लेंगे चाइल्ड लेबर के बारे में। अब करंट अफेयर ही तो है ना, यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम्स निकाली गई हैं सरकार के द्वारा, वो पूछ लेंगे इसको मैनेज करने के लिए। वो थोड़ा ना यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये करंट अफेयर जो है यूपीएससी का है, ये करंट अफेयर जो है स्टेट पीसीएस का है। जो वहाँ पर आता है थोड़ा सा फैक्चुअल आ जाता है, यूपीएससी थोड़ा सा उसका एनालिटिकल पूछ लेती है। अगर इस लेवल पर आकर आप लोग तैयारी करोगे तो आप लोग किसी भी एग्जाम में कंफर्टेबल फील करोगे। तो थोड़ा सा जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो उससे थोड़े से हाई लेवल पर जाकर तैयारी करो, तभी आप लोग सर्वाइव कर पाओगे, वरना तो ऐसे ही लगे रहोगे, कभी भी सिलेक्शन हाथ में नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उन्हें कहते हैं कि चांद की चाह करो तो तारे तो मिल ही जाएंगे, तो वो कंडीशन आप लोगों को लेकर आनी पड़ेगी। फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आर्टिकल, और जो भी पूछा आप लोगों की राय क्या है इसके बारे में कि इसको मैनेज करना और कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्या ये सही है, तो हम लोगों को इसके बारे में किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए, तो आप लोग सोचिएगा जरूर इसके बारे में बैठ के, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल था, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों अभी हमारे देश में एक स्कीम लेकर आएगी जिसमें आर्मी में आप लोग टेम्परेरी तौर के लिए 4 साल के लिए अभी यहाँ पर जा सकते हो। उसके पीछे कुछ रीज़न मैंने आप लोगों को बताए थे उस दिन भी, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर उसके बारे में बताता है। उसके पीछे रीज़न क्या था अगर आप लोग देख सकें, मतलब आज की डेट में आखिर टेम्परेरी तौर पर इस तरीके से हम लोगों ने आर्मी के अंदर में ये चीज़ें स्टार्ट की हैं, इसके पीछे का रीज़न आप लोग बताइए। देखो यहाँ पर नॉर्मली लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है पैसा कट करने के लिए, क्योंकि पेंशन बहुत सारा बर्डन पड़ता था सरकार के ऊपर, और भी कई सारी चीज़ें हैं। पर एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि आप लोग क्या लगता है कि आने वाले टाइम पर जो ग्राउंड लेवल पर इंसान जो है वो आमने सामने खड़े होकर लड़ेंगे, या फिर ऐसे ऐसे वेपन हम लोगों ने बना लिए हैं कि आज की डेट में इंसान जो है वो मायने ही नहीं रखेगा। खुद सोचो, अगर किसी मॉल में जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, वहाँ भी रोबोट है आज की डेट में आप लोगों को सर्विंग करने के लिए कई जगह ये देखने को मिलेगा। घर की सफाई तक करने के लिए इंसानों ने जो है आज की डेट में रोबोट रख लिए हैं। आप लोग खुद सोचिए कि जब कोई लड़ाई करेगा देश, वो क्या जो सीमा पर खड़े हुए इंसान जो हैं वो कुछ मायने वहाँ पर रखेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी होगी, 1 मिनट में सब ढेर हो जाएंगे। इसीलिए आज की डेट में जो एडवांस कंट्री हैं वो अपने रोबोट बना रही है अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए, वो यूज़ कर रही है ड्रोन वगैरह, सैटेलाइट वगैरह अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए। तो आने वाले टाइम में सारा खेल जो है वो टेक्नोलॉजी का रहने वाला है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी आर्मी भी सतर्क हो रही है। तो आर्मी जो है वो अपनी खुद की कमांड को लेकर आगे चल रही है, जिसमें साइबर ऑपरेशन और सपोर्टिंग विंग आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये टाइम के साथ में उठाया गया एक अप्रिशिएट करने वाला कदम है हमारी आर्मी के द्वारा। तो ये सिक्योरिटी वाली कैटेगरी में आप लोग का आ जाएगा। जीएस पेपर 3 में साइबर सिक्योरिटी की कैटेगरी में आप लोग इसको बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। हमारी जो आर्मी है उसमें अभी रिसेंटली क्या किया गया, यहाँ पर आर्मी जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है, तो इंडियन आर्मी के द्वारा डिसाइड किया गया ऑपरेशनलाइज करने के लिए कमांड साइबर ऑपरेशन एंड सपोर्ट विंग, ये यहाँ पर सामने निकल कर आई है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बात की जा रही है और कैसे काउंटर करना है, कल को कोई थ्रेट आती है अगर इस फील्ड में तो उसके लिए यहाँ पर तैयार है। देखो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यार ये इंसान ना समय से आगे चलता है। जो इंसान समय से आगे चलता है वो इंसान हमेशा लीडर कहलाता है। जो इंसान जो है उस समय पर भी वो काम नहीं कर रहा है, वो जो जिस टाइम पर कम से कम होना चाहिए वो हमेशा फिसड्डी रह जाता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक टाइम था जब दुनिया में 2G आया, तो उसके बाद में काफ़ी समय बाद हमारे देश में जाकर वो 2G आया। उसके बाद में फिर 3G के बारे में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अब तक जाकर हमारे देश में 3G रोल आउट किया गया। फिर 4G में थोड़ा सा आगे बढ़े, 5G जो है वो दुनिया के साथ में हम लोगों ने लॉन्च किया, और 6G जो है वो हम लोग एडवांस उसके ऊपर काम कर रहे हैं सबके साथ में। तो यानी कि हम लोगों को रेस में साथ में चलना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो हैं वो ठीक से चल पाएगी, वरना उसको कोई नहीं पूछता है कि जो भाई साहब बहुत पीछे चल रहा है। थोड़ा सा तो आप लोगों को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें कहते हैं कि समय के साथ चलना आप लोगों को सीखना पड़ेगा। तो वही काम हमारी आर्मी कर रही है। यहाँ पर आर्मी की जो कमांडर कॉन्फ्रेंस है उसमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये काम किया गया कि हाँ इस चीज़ को जो है वो साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक एपेक्स मतलब होता है शीर्ष लेवल की बायएनुअल मीटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसको द्विवार्षिक आप लोग बोलते हो, जिसमें बेसिक फंडा ये था कि कैसे इन चीज़ों को लेकर चलना है। यानी कि एक विचार विमर्श के लिए एक मंच तैयार किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण कई सारे डिसीजन लिए गए कि कैसे जो कई बार ऐसी सिचुएशन आ रही है वर्तमान में, अगर कोई ऐसी करंट कोई सिचुएशन अगर क्रिएट हो रही है तो कैसे उसको लेकर चलना है। तो उसके ऊपर एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं कि मंथन किया गया, उसके बारे में सोचा गया बैठकर कि कैसे हम लोग को इस चीज़ को लेकर प्रिपेयर होना है। तो ये जरूरी है, अगर इस चीज़ को अभी सोच रहे हैं तो कल को जब ये दिक्कत आएगी तो हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। देखो जिंदगी में ना आप लोगों को थोड़ा सोचने का मैं तरीका बताता हूँ, कई बार ये आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा।
किसी सिचुएशन को जब आप लोग देखते हो तो उस सिचुएशन को देखा करो कि अच्छा ये किसी इंसान के साथ में हो रही है। जैसे आप लोग अगर सड़क पर जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट आप लोगों ने देख लिया, तो उससे सीखो कि हाँ ये गलत डायरेक्शन में चला था इसलिए एक्सीडेंट हो गया, हेलमेट नहीं पहने हुए था इसका सिर फूट गया, तो कम से कम आप लोग आगे फ्यूचर में वो गलती न करो। पर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। किसी के घर में चोरी हो गई, हम लोग सतर्क नहीं होंगे, अरे उसके घर में तो चोरी हुई है। किसी का मर्डर हो गया, अरे उसका ही तो मर्डर हुआ है। जब तक ये टेंडेंसी में हम लोग रहेंगे, कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। अगर किसी के घर में चोरी हो गई है, हम लोग अपने घर की सिक्योरिटी बढ़ा दें, इसमें है इंसान की समझदारी। ठीक है, किसी का मर्डर हो गया है तो हम भी अपने साथ में अपनी सिक्योरिटी को लेकर चलें, ये है समझदारी। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ यार ऐसा हो गया तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। अपने लेवल पर क्या देखो, एक लड़का और लड़की का रिलेशनशिप था, उनका ब्रेकअप हो गया, दोनों ने दारू पर सिगरेट शराब पीना स्टार्ट कर दिया, दोनों बर्बाद हुए बैठे हैं। तो आप लोगों को सीखना है यहाँ से कि हाँ कल को चलकर अगर हम किसी के साथ में रिलेशनशिप में हैं और अगर हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो यार ये कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, हालांकि ये बोलना आसान है, नॉर्मली इंसान जो है फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, इन चीज़ों में बहुत ही गलत डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो उसमें इतना डूब जाते हैं चीज़ों में, फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जरूरी है चीज़ों को मैनेज करके चलना। तो हमारी आर्मी से सीख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि पहले से अपने आप को सिक्योर कर चल रहे हैं, इस चीज़ को सीख कर कि कल को दिक्कत हो सकती है। तो कमांड साइबर ऑपरेशन और सपोर्ट जो विंग है यहाँ पर, ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है ये आर्मी के अंदर में हमारी ऑलरेडी, जो कि इन सब चीज़ों को लेकर चल रही है कि कल को चलकर भाई साहब ऐसी कोई हरकत होती है तो कैसे उसको टैकल करके चलना है, इसके ऊपर काम कर रही है। तो रेस्पॉन्सिबल है फॉर एक तरीके से सेफ गार्डिंग, और इसी के साथ में किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को इनहेंस करना है और कैसे मॉडर्न जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है आज के में, आप लोग देखो, आप लोग फोन से बातें करते हो, आप लोग व्हाट्सएप पे बातें करते हो, आप लोग टेलीग्राम पर बातें करते हो, आप लोग जो फेसबुक का क्या मैसेंजर वगैरह क्या था वो उस पर भी लोग बातें किया करते थे। तो ये अलग अलग सिस्टम आ रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं। तो जितनी जगह हम लोग जाकर अपने आप को ओपन कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा हम लोग कहीं ना कहीं साइबर थ्रेट के नेटवर्क में आते जा रहे हैं। तो ये जरूरी है कि इन चीज़ों से सीखना। तो बात करें तो विद इन आर्मी में भी यहाँ पर ये चीज़ें समझ रहे हैं तो कैसे चीज़ों को सिक्योर लेकर चलना है। तो इसके चलते हम लोग काम कर रहे हैं ऑलरेडी कि कैसे हम लोग इन चीज़ों के ऊपर मॉडर्न कम्युनिकेशन को सही से लेकर चल सकते हैं। तो विंग उसी के ऊपर काम कर रही है, किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में हर एक इंसान कहीं ना कहीं बैठकर आप लोगों की बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ें आप लोग देखो। खासकर बात करें तो प्राइवेसी, ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा खतरनाक सिचुएशन हो गई है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। ठीक है, इंश्योर करना कि इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग बात करें, रेस्पॉन्सिबल करना, आइडेंटिफाई करना, किस तरीके से मिटिगेट करना है, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अक्सर प्रॉब्लम के सामने जो है वो इंसान घुटने टेकता हुआ नजर आता है, पर आर्मी की फितरत नहीं है, आर्मी जो है प्रॉब्लम को अपने घुटनों में झुकाती है। तो इसलिए आर्मी उस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार है। और तैयार कैसे होता है, कई सारे डिसीजन लिए जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। जैसे कि अगर बात करें ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन साथ में किया जाए, यानी कि आज की डेट में जैसे मैं बोलूँ, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अगर आज की डेट में स्टार्टिंग से आप लोगों को तैयारी करके चलनी है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आप लोगों को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को इंटीग्रेट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले प्रीलिम्स निकालते हैं फिर मेंस निकलेगा और फिर इंटरव्यू हो चुका 3 साल में भी नहीं निकलेगा। अगर तीनों को इंटीग्रेट करके नहीं चलोगे तो ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी को एक तरीके से इन्फ्यूज कर दिया, एक साथ में उसको ला दिया, ताकि कल को चलकर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको टैकल किया जा सके। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, ताकि जो एक तरीके से जब ट्रेनिंग की जा रही है उसी टाइम पर कैसे टेक्नोलॉजी को उसमें इन्फ्यूज कर दिया तो वो जरूरी रहेगा। फोर्स को किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहे हैं, कैसे ऑप्टिमाइजेशन करना है, कैसे उसको एक तरीके से उस माहौल के अनुकूल बनाना है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है यहाँ पर, ये जरूरी है। तो उसको लिए एक प्रोसेसर फॉलो किया जा रहा है, प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, यानी कि एक तरीके से हम लोग चीज़ों को सही तरीके से उस पर्टिकुलर डोमेन में लेकर चल रहे हैं ताकि उसको ढंग से अंडरस्टैंड किया जा सके। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। और कई ऐसे तरीके के आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर, बेसिकली पैरालंपिक जो एक तरीके से इवेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे एक तरीके से ना आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग करना, ठीक है, इस तरीके के जो इवेंट के लिए, ताकि चीज़ों को और अच्छे से हम लोग तैयार रख सकें। तो यानी कि काम हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं। और कई सारे डिसीजन हमने अब तक लिए भी हैं, जैसे डिफेंस साइबर एजेंसी CERTN आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेशनल जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हमारे देश में है, साइबर सुरक्षा केंद्र आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर काम नहीं किया है और हम लोग बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, काम किया भी है हम लोगों ने और अच्छे से हम लोग लेकर भी चल रहे हैं। पर वही है कि सामने वाला भी तो नहीं, चोर और ज़्यादा सतर्क रहता है। क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या है, 2022 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया, खुद देख लीजिए यहाँ पर, साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या क्या हैं, तो क्या क्या आज के डेट में डिफरेंट एलिमेंट है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को बताना है चैलेंजेस क्या क्या है, कैसे उसको एग्जामाइन करना है और कैसे उसके साथ में डील करना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात की गई यहाँ पर। तो समझ सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन भी टॉपिक से आंसर राइटिंग में
यहाँ पर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिया, तो ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी ताज़ा ताज़ा आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। प्रीलिम्स के लिए टॉपिक की इंपॉर्टेंस बता दूं आप लोगों के लिए, आप लोग खुद देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछ लिया गया साइबर सिक्योरिटी को लेकर, सर्वर प्रोवाइडर, डेटा सेंटर या फिर बॉडी ऑपरेटर। बोला गया है कि यहाँ पर अगर बात करें इंडिया में इट इज़ लीगली जो मैंडेटरी है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्ट ऑन द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो किसी भी यहाँ पर अगर तीनों में से आप लोग बात करेंगे तो वैसे तीनों ही कैटेगरी में आएंगे। कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, कोई डेटा है, डेटा सेंटर है, या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जरूरी है सबके लिए यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया? आंसर डी हो गया। तो क्वेश्चन आप लोगों से 2017 में पूछा गया यहाँ पर, ये प्रीलिम्स के अंदर में। आज की डेट में आप लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने और भी कई सारी गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, बाइक का इंश्योरेंस करा लिया, इवन मोबाइल के भी इंश्योरेंस आप लोगों ने आज की डेट में सुने होंगे। पर यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में? नेक्स्ट लेवल का इंश्योरेंस है यहाँ पर। ये क्या है? ये है साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल। अगर कोई ऐसा कराता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जिन लॉस को यहाँ पर काउंट किया जाता है, तो ये इसके बारे में बातें की गई है। तो इसके ऊपर स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। बोला गया कि कॉस्ट ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जिसमें मेलवेयर जो है वो डिसरप्ट कर रहा है या फिर घुस गया है, ये पहली स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कॉस्ट ऑफ द न्यू कंप्यूटर इफ सम, अगर कुछ गलत चीज उसमें हो जाती है तो उसका कॉस्ट जो न्यू कंप्यूटर, नया कंप्यूटर आप लोगों को ला कर दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ हायरिंग ए स्पेशलाइज कंसल्टेंट्स, उसकी कॉस्ट यहाँ पर देखेंगे। या फिर कोर्ट में जाकर अगर कोई थर्ड पार्टी के थ्रू आप लोग केस लड़ते हैं तो उसकी कॉस्ट देखेंगे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 4 1 3 4 2 3 या फिर 1 2 3 4। अगर ढंग से आप लोग देखेंगे, मान लीजिए आप लोग जैसे बात करते हैं आज की डेट में, कोई आप लोग इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें नॉर्मली वो क्या करते हैं, आपकी गाड़ी टूट गई तो अगर आप लोग कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दोगे। अगर आप लोगों की गाड़ी टूट फूट गई है, उसका इंश्योरेंस करा रखा है, तो वो क्या करते हैं, आप लोग को रिपेयर करके नॉर्मली देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर ये वही सी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ द न्यू कंप्यूटर जो है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया है, यहाँ पर उसको रिपेयर वगैरह कराने का कॉस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर इसमें थोड़ी सी कॉमन सेंस आप लोग लगाएंगे तो आंसर इसका बी निकल कर आ जाता है। और कुछ नहीं पता है आप लोगों को, बस एक कॉमन डेटा अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका आंसर इस तरीके से निकाल दोगे, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रेस्पॉन्सिबल टू द साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड प्रोवाइडिंग जो साइबर सिक्योरिटी सर्विस टू वेरियस सेक्टर। कौन सी स्टेटमेंट है अगर बात करें तो डिफेंस साइबर एजेंसी हो गया, CERTN हो गया, CERTIN, ठीक है। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोटेक्शन सेंटर जो हो गया आप लोगों यहाँ पर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, और साइबर स्वच्छता केंद्र हो गया। तो कौन सी यहाँ पर एजेंसी है, तो एजेंसी कौन सी है आप लोगों के सामने, तो वह है CERTIN। तो ये एक नोडल एजेंसी है जो इन सब चीज़ों को मैनेज करती है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनेगा। एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए। आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस के बारे में आप लोगों से पूछ लिया गया यहाँ पर। ये एपेक्स लेवल का एक इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, जो कि एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म है फॉर कॉन्सेप्चुअल लेवल डेलिब्रेशन, इसी के साथ में कल्मिनेशन इन मेकिंग द इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन फॉर द इंडियन आर्मी, ये बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि अपेक्स लेवल का यहाँ पर ये लीडरशिप है, ब्रेन स्टॉर्मिंग वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, कैसे प्रिपेयर करना है इंडियन आर्मी को। करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए, यहाँ पर पढ़िए जरा, आंसर दीजिए। छोटी सी गलती की गई है बस, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर ये शब्द यहाँ पर लिखा गया है एनुअल, ठीक है, पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को मैंने क्या बोला था, ये है बायनुअल, ठीक है। तो द्विवार्षिक इवेंट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में डाला जा सकता है, ठीक है। बाकी तो सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लग रही है। तो इस तरीके से आप लोगों से बेसिकली आप लोगों को तैयार रहकर चलना है, बिल्कुल आर्मी की तरीके से, ठीक है। तो जैसे हमारी आर्मी बिल्कुल सतर्क लोंडी की तरह काम कर रही है, ऐसे ही आप लोगों को भी बिल्कुल उसी तरीके से काम करना है। तो पूरा का पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने सारी बातें बता दी कि क्या क्या हम लोगों के पास में प्रोविजन है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए वो भी आप लोगों के अटेम्प्ट करा दिए। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन बनाए गए थे, वो भी आप लोगों के अटेम्प्ट करा दिए। और ये आप लोगों के सामने हो गया क्या, ये हो गया आप लोगों के सामने आंसर राइटिंग, ठीक है। तो तैयारी ऐसे करो कि छूटने ना पाए, ये लेवल पर आप लोगों को चीज़ें लेकर चलनी है। और जब भी कोई ऐसा आर्टिकल पढ़ा करो, अपने आसपास में कोई भी अगर पर्टिकुलर पर्सन है उसको भी बताया करो कि यार ये चीज़ें हैं, इससे तुमको अपने आप को सुरक्षित रखना है, क्योंकि अवेयरनेस भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया यार एग्जाम में आएगा, नहीं भाई, कल को किसी के साथ में भी हरकतें हो सकती हैं। तो आप लोगों को चीज़ें इस तरीके से लेकर चलनी है कि खुद भी यूटिलाइज करो और दूसरे वाले को भी बचा लो, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। कैसा लगा आर्टिकल बताना, कोई डाउट कोई समस्या हो तो बताना। एक छोटी सी बात और जो पहले मैंने बताई है, आप लोग खासकर जब कई बार पैसे अकाउंट में से चले जाते हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अकाउंट नंबर आप लोगों के पास में है
एक तो वो जनरली किसी को आप लोग दिया मत करो, अलग से एक अपना मोबाइल नंबर रखो जिसमें अकाउंट्स के साथ में आप लोगों की सारी चीज़ें कनेक्टेड हो। पॉइंट नंबर 2 आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, एटीएम से अगर पैसे निकालने हैं तो उसी एटीएम से पैसे निकालने हैं जो एटीएम बैंक के अंदर है। जो कहीं भी पब्लिक में अलग कहीं एटीएम कोई बना हुआ है उससे पैसे निकालने से बचो। अगर निकालने भी हैं तो 2 अकाउंट रखो, उस वाले अकाउंट में ओनली 5-7 हज़ार रुपये होने चाहिए, उससे ज़्यादा पैसे उसके अंदर में न हो। तो ये आगे के लिए बता रहा हूँ, अभी तो स्टूडेंट हो, आगे के लिए जैसे जॉब करोगे तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग अपने साथ में इंक्लूड करके चल सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगी। आई होप कि कुछ नया सीखा होगा, अगर सीखा है तो बताना, और अगर नहीं सीखा है बस जितना था उतना ही पता था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पता चला है तो उसके लिए सॉरी, आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। ध्यान रखो थोड़ा सा, ठीक है, और इन्जॉय करो। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या जो है वो कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ रही है, तो कम से कम आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। और आगे चलकर अगर आप भी बिजनेस व्यापार करते हो या फिर आप लोग जॉब भी करते हो तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में अगर क्लियर रहेगी तो आप लोगों को एक तरीके से ना अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ें कम से कम हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं लगेगा यार ये क्या नया नया आ गया, ठीक है। वहीं इंसान जो है एकदम परेशान हो जाता है कि यार ये सब क्या क्या नया नया आ रहा है। तो आप लोग एक बेसिक नॉलेज के साथ में जाओगे तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे। बात करूंगा कॉरपोरेट टैक्स के बारे में। कॉरपोरेट टैक्स जो है वो रिसेंटली अभी 3% तक देखने को मिला हमारी जीडीपी के, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में था, तो इसके बारे में बात करेंगे। ये फाइनेंशियल ईयर 2022 का डेटा आप लोगों के सामने निकल कर आया रिसेंटली अभी। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की इकोनॉमी कैसी चल रही है उसके बारे में बताता है। अगर अच्छा इकट्ठा हो रहा है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी अच्छी चल रही है, और इकोनॉमी जितनी अच्छी चढ़ती है, जितनी इंप्रूव होती है, उतना ही ज़्यादा लोगों को जॉब मिलती है, उतना ही ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो जितना ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा उतना ही ज़्यादा लोग जो हैं वो खुश रहेंगे, सोसाइटी हैप्पी रहेगी, और जितनी ज़्यादा हैप्पी रहेगी सोसाइटी उतने ही घर वाले क्या करेंगे, उनको पकड़ पकड़ कर उनकी शादी करेंगे जिन जिनकी जॉब लग गई है, ठीक है। वो तो एक अलग बात है यार, पर लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देश आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से कई सारी बातें करूंगा, तो जीएस पेपर 3 जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है उसके साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। लोग अक्सर वेट करते हैं कि बस जॉब लगे कैसे इसकी शादी की जाए, ऐसे ही कुछ है ना। चलिए जो है वो तो एक अलग मुद्दा है, पर फिलहाल बात करेंगे देश को क्या फ़ायदा हो रहा है। अभी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बनने वाला है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के माइंड में क्लियर करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले आप लोग ये मैप देखो, इसमें लिखा हुआ है कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में। अगर बात की जाए कौन कौन सी कंट्री कितना कितना कॉर्पोरेट टैक्स आज के डेट में वसूलती है। ये कॉर्पोरेट टैक्स एक तरीका इनकम टैक्स होता है, जैसे हम लोग अपनी इनकम पर टैक्स पे करते हैं ऐसे ही कंपनी जो है वो अपनी इनकम पर कॉर्पोरेट टैक्स पे करती है। तो यानी कि ये इनकम टैक्स हो गया कंपनी का, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। अभी आज की डेट में बात करें, फिलीपीन जो है ये लगभग 30% ये टैक्स लगाती है, श्रीलंका 28%, बांग्लादेश 25%, चाइना 22%, इंडोनेशिया यहाँ पर 25%, ये कोरिया लगभग 25%, ये मलेशिया लगभग 24%, जापान लगभग 23%, और इंडिया जो है वो 22% के करीब है। अगर बात करें सिंगापुर में आप लोगों को लगभग 17% के करीब देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में भी चीज़ें जो हैं वो घटती घटती अभी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई। एक टाइम पर हम भी बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट टैक्स लगाया करते थे, पर लेकिन आज की डेट में घटकर हम लोग 22-25 और इससे भी नीचे 22 पर पहुंच रहे हैं कई सारे मामलों में। तो ये इससे फ़ायदा क्या है और इससे नुकसान क्या है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों से पूछा जाए एक साधारण शब्दों में कि कॉर्पोरेट टैक्स अगर ज़्यादा लग रहा है तो उसके फ़ायदे हैं या फिर नुकसान है, कॉर्पोरेट टैक्स कम लग रहा है उसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में मैंने अभी बोला कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो लगभग इनकम टैक्स है, जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया ऐसे ही कंपनी का जो है कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो कोई पूछ ले कि कॉर्पोरेट टैक्स ज़्यादा होता है इकट्ठा या फिर इनकम टैक्स ज़्यादा होता है इकट्ठा, तो नॉर्मली तो कॉर्पोरेट टैक्स ही ज़्यादा होता है इकट्ठा। कंपनी जो है काफ़ी लार्ज स्केल पर जो है एक तरीके से टैक्स पे करती हैं, पर रिसेंटली अभी जो कोविड-19 के चलते कुछ माहौल ऐसा हुआ कि इनकम टैक्स जो है वो आगे निकल गया था कॉर्पोरेट टैक्स से, यानी कि लोगों ने इनकम टैक्स ज़्यादा पे किया पर लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो काफ़ी कम देखने को मिला था। तो इसकी वजह से कई सारी नेगेटिव चीज़ें भी सामने निकल कर आई थी। तो यहाँ से आप लोग चीज़ें समझ सकते हैं, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा डेटा इकट्ठा करके आप लोगों के सामने रखा गया है ताकि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आए, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताता हुआ चलूंगा जिसके चलते आप लोग चीज़ों को समझना है, इसीलिए एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे।
कॉरपोरेट टैक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि कॉरपोरेट टैक्स जो है खासकर एक तरीके से देश भर की जो कंट्री है वो उसको घटाती जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, मान लीजिए कोई एक कंपनी आती है हमारी कंट्री में और उस कंपनी का नाम है एप्पल। एप्पल आकर हमारे देश में अपना व्यापार स्टार्ट करती है और जैसे ही वो व्यापार स्टार्ट करती है, अपने प्रोडक्ट बनाती है, कहीं आईफोन बना रही है, कहीं घड़ी बना रही है, कहीं टैबलेट बना रही है, कहीं लैपटॉप बेच रही है, तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे देश में इस कंपनी के द्वारा बेचे जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट बेच रही है इस प्रोडक्ट पर आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर टैक्स लगता है इन प्रोडक्ट के ऊपर में। तो जो ये टैक्स लगता है यहाँ पर, ये टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास में जाता है। अब यहाँ पर सोचो, ये जो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उस पर इस कंपनी को जो है 18% टैक्स पे करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर ये टैक्स घटकर 12% आ जाए या फिर ये टैक्स घटकर 5% आ जाए तो कैसा रहेगा? ये कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा सोचेगी कि इंडिया के अंदर में ही अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यार बहुत कम टैक्स ले रहा है इंडिया तो। पर लेकिन सेम कंडीशन अगर बोले कि ये कंपनी यूएसए में है और यूएसए में इसको 28% टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो ये कंपनी क्या करेगी? कम से कम प्रोडक्ट जो है वहां पर दिखाया जाए कि यूएसए के अंदर बनाए गए, मैक्सिमम प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के अंदर इसको बेस शिफ्ट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से निकल कर आएगा। अभी फिलहाल के टाइम पर अगर मैं आप लोगों को बात करूं, ये 5% और 12% आप लोगों को वैसे दिख रहे हैं, पर लेकिन जब ये पैसा जाता है बिलियन डॉलर में तब आप लोग समझेंगे। और एप्पल तो एक ऐसी कंपनी है जो ट्रिलियन डॉलर में काम करती है। कंपनी की जो आज के डेट में वैल्यूएशन है वो लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इंडियन जीडीपी के इक्विवेलेंट ये अकेली कंपनी है यूएसए की। इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। तो किसी देश का अगर कॉर्पोरेट टैक्स जीरो हो रहा है, खासकर आप लोगों ने देखा होगा टैक्स हेवन कंट्री जिनको बोला जाता है, वहां पर दुनिया भर की कंपनी के बेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे सिंगापुर आप लोग यहां पर देखते हैं, स्विट्जरलैंड आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ में और भी कई सारे देश हैं इंडियन ओशन के अंदर में जो टैक्स जो है वो ना के बराबर रखते हैं। तो इसलिए वहां पर अपनी कंपनी का बेस दिखाकर ये ऐसी ऐसी कंपनी अपना टैक्स बचा लेती हैं। इसी की वजह से कई सारी कंपनी जो है वो एक लूप होल का इस्तेमाल करती हैं टैक्स को चोरी करने के लिए। इसीलिए अभी एक कॉन्सेप्ट जो हालांकि इस टॉपिक का नहीं है, मैं आप लोगों को बता देता हूं फिर भी, यहां पर G7 कंट्री के द्वारा मिलकर ग्लोबल मिनिमम टैक्स के बारे में बात की जा रही है। ग्लोबल जो मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की गई कि कम से कम इतना तो टैक्स देना ही देना पड़ेगा, और वो टैक्स उनके द्वारा 15% रखा गया। यानी कि कोई भी कंपनी जो है वो 15% टैक्स से नीचे नहीं जा सकती है। इतना तो टैक्स कम से कम उनको पे करना ही करना पड़ेगा, यानी कि वो एक हद से नीचे नहीं जा सकती है। आखिर इतने टैक्स के पीछे क्यों पड़ी रहती है कंट्री? आखिर वो क्यों सोचती है कि यार इनको टैक्स पे करना पड़ जाए? तो कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में मैं पहले बेसिक चीजें बताता हूं अपने ही देश के बारे में। ठीक है, हमारे देश के अंदर में पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो है वो रजिस्टर रहती है कंपनी एक्ट जो है 1956 का। हालांकि अमेंडमेंट करके अभी लेटेस्ट 2013 का भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स पे करती हैं। जैसे इंसान जो है अपना इनकम पर पे करता है, तो ये डायरेक्ट अपनी इनकम या प्रॉफिट पर अपना टैक्स पे करती हैं। इसका फायदा क्या होता है? सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग की आगे यहां पर है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जो है वो बिल्कुल एक बैंक की तरीके से काम करती है। बैंक में आप लोग अपना पैसा जाकर रखते हो, वो पैसा जो है बैंक किसी को दे देता है और फिर वहां से अपना जो है एक तरीके से इंटरेस्ट कमाता है और फिर आप लोगों को भी इंटरेस्ट देता है। आपका पैसा यहाँ पर 20,000 पड़ा हुआ है, सर इसने क्या किया, बैंक ने किसी को दे दिया, उसके ऊपर में मान लीजिए यहाँ से इसने 8% इंटरेस्ट लिया, 4 आप लोगों को पकड़ा दिया, तो बाकी का 4 जो है वो अपना प्रॉफिट कमा लिया। कुछ ऐसे ही पैटर्न में जो है सरकार काम करती है। सरकार जो है वो आप लोगों से टैक्स का पैसा लेती है, यानी कि टैक्स जो पैसा लेती है आप लोगों से, और फिर उसी टैक्स के पैसे से वो कहीं हॉस्पिटल बना रही है, कहीं रोड बना रही है, कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रही है, कई सारी स्कीम चला रही है। तो सरकार का जो बजट बनता है वो यहाँ पर जो कंपनी पे करती है, जो आप लोग इनकम टैक्स पे करते हो या इधर उधर से जो पैसा इकट्ठा किया जाता है वो सारा सरकार के पास में जाता है। यानी कि सरकार खुद का कोई ऐसा नहीं कि सरकार के पास में पैसा रहता है, वो इनडायरेक्ट वे में आप लोगों का ही पैसा यूटिलाइज कर रहे होते हैं। हर एक चीज पर आप लोग टैक्स पे करते हो, जैसा मैंने बताया था डीजल पेट्रोल की एक एक बूंद जो होती है उन पर भी आप लोग टैक्स पे करते हो। ये इंटरनेट रिचार्ज करवा रहे हो, इन पर टैक्स पे करते हो। होटल में खाना खा रहे हो, उन पर टैक्स पे करते हो। कोई किताब लेकर आ रहे हो, मोबाइल लेकर आ रहे हो, इवन इंटरनेट रिचार्ज भी आप लोग करा रहे हो। हर एक चीज, कपड़ा आप लोग पहन रहे हो, हर एक चीज पर आप लोग टैक्स पे करते हो। तो ये सोर्स है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, ये जो टैक्स आप लोग पे करते हो। और इसी टैक्स का इस्तेमाल कर यहां पर ये क्या करते हैं, ये आप लोगों के लिए सर्विस लेकर आते हैं जिनको आप लोग इंजॉय करते हो। हमारी सिक्योरिटी हो गई, डिफेंस के ऊपर खर्चा हो गया, आप लोगों के टैक्स ही तो है।
और टैक्स का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, ये एक रीडिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। मतलब मान लीजिए कोई अमीर इंसान है, वो करोड़ों की कमाई कमा रहा है महीने में, अब वो टैक्स पे करेगा अच्छा खासा, मान लीजिए 30% टैक्स पे कर दिया उसने, यानी कि 30 लाख अगर उसने टैक्स पे कर दिया, ये जो 30 लाख उसने टैक्स पे किया है, ये 30 लाख अब कहीं स्कूल बनेंगे, कहीं हॉस्पिटल बनेंगे, कहीं कुछ और सामान होगा, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए फायदा होगा जिन लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं है। यानी कि टैक्स पेयर की मनी जो है वहां पर जाती है उन लोगों के लिए कि किसी के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा दी, किसी के लिए फ्री हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा दी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम चला दी, हाँ चलो हम लोग पैसा देंगे। तो क्या होता है, ये एक तरीके से वो पैसा होता है जो आप लोग टैक्स पे करते हो। समझ में आ गया इतना? तो यानी कि एक तरीके से पैसे का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि कहीं से पैसा निकल कर आया और कहीं पर पहुंच रहा है। तो एक तरीके से इनकम इनइक्वालिटी को भी एड्रेस करता है। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, आप लोग खुद सोचिए, एक अमीर आदमी है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, एक गरीब आदमी जो है वो कम टैक्स पे कर रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, अच्छी बात है, गरीबों से कम टैक्स लिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पैसा अमीरों की जेब से निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं गरीबों के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो इनकम इनइक्वालिटी भी यहां पर आप लोगों को कम होती नजर आएगी, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। सोसाइटी पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है और एक तरीके से कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी अच्छी तरीके से बढ़ती है। और इसी के साथ में पर्टिकुलर अगर लोकेशन पर आप लोग जाओगे, आप लोगों को देखने को मिलेगा गांव से जो एक तरीके से पैसा इकट्ठा होता है एज कंपेयर टू सिटी के, वो काफी कम है। सिटीज जो हैं वो एक तरीके से जीडीपी के लिए एक ग्रोथ इंजन का काम करती हैं। यानी कि हमारे देश की जो एक तरीके से जीडीपी है, जो ग्रोथ है, वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं सिटीज से निकल कर आती है। सिटी के अंदर में बड़ी बड़ी कंपनी आप लोगों को देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े व्यापार लगे हुए हैं वहां पर, तो वहां से पैसा आता है। इसीलिए को टोटल मिलाकर जैसे कि मुंबई हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, ये कोलकाता हो गया, ये बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं जैसे अहमदाबाद हो गया या फिर बेंगलोर ले लो आप लोग यहां पर, मतलब ये ये ऐसी सिटीज हैं जो कि काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट के लिए खासकर बहुत ही बड़ा एक रिवेन्यू सोर्स माना जाता है यहां पर। तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इंजन ग्रोथ बोलते हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ये आप लोग समझिए, जितना अच्छा कॉर्पोरेट टैक्स होगा उतनी ही अच्छी उनके पॉकेट में मनी जाएगी, उतनी अच्छी उनकी कमाई होगी। पर लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैंने बोला कि एक मिनिमम टैक्स के बारे में बात की जा रही है, तो 15% की बात यहां पर की जा रही है कि एटलीस्ट इतना तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, ये जो टैक्स है इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें आप लोगों को बता दूं यहां पर। अभी रिसेंटली जो सबसे ज्यादा जो टैक्स हमारा इकट्ठा हुआ था, जो कि यहां पर जीडीपी के साथ में कंपेयर करेंगे तो 3.51% यहां पर देखने को मिला था। और ये जो देखने को मिला था 2018-19 में, मतलब 2018-19 में सबसे ज्यादा अभी यहां पर हमारा इकट्ठा हुआ था। ठीक है, पिछले अगर कुछ सालों में आप लोग काउंट करते हैं, पर लेकिन अभी फिलहाल के टाइम पर ये 3% जो जीडीपी का क्रॉस कर गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव बात बोली जा रही है कि सकल घरेलू उत्पाद का 3% जीडीपी का हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया है। हम लोग अगर बात करें इसके बारे में टोटल कितना हो सकता है, अगर आप लोग करंट अगर इसको देखोगे, हमारे देश की जीडीपी कितनी है, अगर करंट मार्केट प्राइस पर हम लोग बात करें तो 236 लाख करोड़ आप लोगों को हमारे देश की जीडीपी देखने को मिलेगी। 236 लाख करोड़ में से यहां पर जो ये टैक्स इकट्ठा हो रहा है, तो ये लगभग आप लोगों को 3% के करीब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब इसका 3% कितना होगा ये आप लोग बताइए। देखता हूं कौन बताता है। ठीक है, 3% कितना होगा बताइए। वैसे अगर देखो 3% 200 हो गया तो लगभग 6%, तो 6% थोड़ा सा ऊपर बैठेगा। ठीक है, तो बताइए कितना होगा। तो ये इतना पैसा यहां से इकट्ठा होकर आ रहा है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइड है, अगर कॉर्पोरेशन टैक्स जो है वो इतना अच्छा यहां पर हमारे देश में निकल कर आ रहा है। और ऐसे मैंने बताया इसके फायदे क्या क्या होते हैं। इसके फायदे बहुत सारे हैं। अगर हमारे देश में ये टैक्स कम है तो बाहर की कंपनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने आएगी। ठीक है, यानी कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा, लोग हमारे देश में स्टार्टअप लगाएंगे। मतलब अगर पॉइंट वाइज में बताऊं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट जो है वो देश के अंदर में बढ़ेगा, स्टार्टअप की संख्या देश के अंदर में बढ़ेगी, स्टार्टअप बढ़ेगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। तो एक तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं फिर से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो एक लूप चलता हुआ आप लोगों को नजर आता है यहां पर, और ज्यादा लोग जो है वो आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे। गवर्नमेंट के पास में अच्छा खासा टैक्स का कलेक्शन आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो इसके चलते एक तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में बोले तो हमारा देश में जो इकोनॉमी है वो एक बूम पर आप लोगों को आती हुई नजर आएगी। तो इतने पॉजिटिव फैक्ट आप लोग यहां पर इसके समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो बताई, एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है। ये देखिए G7 कंट्रीज के बारे में
पुटिंग इन प्लेस ए ग्लोबल कॉर्पोरेट, जो यहां पर ग्लोबल कॉर्पोरेट जो टैक्स है एट द मिनिमम स्लैब फिक्स्ड बाय द G7 कंट्री जो है अभी रिसेंटली अभी, विल मेजरली इंपैक्ट द डेवलपिंग इकोनॉमी, यानी कि जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसके ऊपर ये इंपैक्ट डालेंगी। मतलब क्या है, अभी आप लोग सोचो कोई ऐसी कंट्री है जहां पर जाकर एप्पल ने अपना बेस बना लिया, उसको लग रहा है यहां पर टैक्स जो है काफी कम पे करना पड़ रहा है, पर लेकिन यहां पर अगर G7 कंट्री बोल रही है कि यहां पर मान लीजिए इंडिया जो है उनसे 10% टैक्स ले रही है एप्पल से, पर G7 कंट्री ने बोल दिया कि कहीं भी चले जाओ 15% से ज्यादा आप लोगों को टैक्स 15% से कम नहीं देना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, अब वो सोचेंगे यार चाहे इंडिया में जाओ चाहे यूएसए में रहो 15% तो फिर भी देना है, तो इसका मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो वहां से बाहर निकलकर जाने के बारे में नहीं सोचेगी। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे एमजी नरेगा हो गया, ठीक है। तो एमजी नरेगा की स्कीम क्या है, वो लोकल एरिया के लोगों को माइग्रेट होने से रोकती है कि वो दूसरे एरिया में न जाए, अपने ही एरिया में उनको जॉब मिल जाता है। सोचो अगर सेम काम यहां पर उनको देखने को मिले कि इतना पैसा जो है अपने एरिया में मिल जा रहा है तो दूसरे में क्यों जाएगा, तो उनको बेस शिफ्ट करना, अपना ढांचा बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उस कंट्री की जो है गवर्नमेंट से बातें करना, सारी चीजें सेटल करना, उसकी जरूरत ही क्या है जब सब जगह उनको 15% टैक्स ही पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं डेवलपिंग कंट्री के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता हुआ नजर आएगा आने वाले टाइम में, अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही तो काफी बेसिक सी चीज है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो चीजें आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, है कि नहीं। अभी यहां पर कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में बात की जा रही है, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बोला जा रहा है कि ये बहुत पब्लिक और प्राइवेट कंपनी जो है उनको पे करना होता है, जो कि रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट 1956 के तहत में। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि कंपनीज का जो नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर उनको बेसिकली पे करना होता है, ठीक है, इनकम या फिर प्रॉफिट। तो आंसर क्या है, ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। क्या है आंसर, कैसा टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और इसके अंदर रजिस्टर है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर इसका ए हो गया, ठीक है। सही है ना आंसर, नहीं सही है आंसर, क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है, तो किस किसने गलत चिपका दिया आंसर आंसर यहां पर बी हो गया, इसीलिए कहता हूं टॉपिक पता है, समझ में आ गया, पर फिर भी गलत आंसर कर दिया, तो माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी अगर चीजें ढंग से नहीं समझोगे। तो टॉपिक को ऐसे तैयार करो कि कहीं भी कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में न रहे, एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कहां पर क्या क्या चल रहा है सारी बातें क्लियर होगी। क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए अटेम्प्ट करा दिया और आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया, तो इससे टॉपिक में कंप्लीट एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो गया। फिर भी डाउट हो तो पूछना, मैं हूं ना, टेंशन काहे को लेने का, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है अच्छे से एंजॉय करो और खुश रहो, ओके। एक एक टॉपिक जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए। अच्छा ठीक ठीक बताओ किस किस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का 100th एपिसोड जो है वो मंथली रेडियो प्रोग्राम का वो सुना, मन की बात का, जरूर बताना, और कैसा लगा जिसने भी सुना है आप लोग इसके बारे में जरूर बताएगा कि मन की बात का एपिसोड कैसा लगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में भी इसको बेसिकली लाइव किया गया, ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात थी, ठीक है। 100 एपिसोड था, यहाँ पर एक अच्छी सेंचुरी मार दी मोदी जी ने सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो इसके द्वारा अदानी प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है कि अभी चल रहा है काम, तो देखते हैं कब तक इसको रैप अप किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक्स ऑफ गवर्नर G20 की यहाँ पर उसकी प्रेसिडेंसी की गई कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की प्रोग्रेस को देखा गया, क्योंकि हम लोग जो है G20 की मीटिंग के हेड हैं, तो ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ में 100th एपिसोड जो है जो पॉपुलर रेडियो प्रोग्राम मन की बात, वो मैंने भी आप लोगों को बताया, इसमें कई सारी चीजें और भी देखने को मिली, जैसे यहाँ पर एग्जीबिशन लगाया गया जनशक्ति को लेकर, ये इतना बड़ा इनोग्रेशन किया गया इसका जिसकी कुछ हद नहीं है, हर रेडियो चैनल हर जगह इसी को कवर किया गया, इसलिए कई सारे लोग तो ये बोल रहे थे कि देश में चाहे कुछ भी हो जाए आज जो है इससे नहीं कोई चैनल हटने वाला है, ठीक है। तो कई सारी चीजें भी थी कि हाँ कुछ चीजें ऐसी जो मीडिया इग्नोर कर देती है तो उसके बारे में बातें की जाती, पर लेकिन ये ग्रांड एक आप लोगों को यहाँ पर सेलिब्रेशन देखने को मिला, जो कि एक लंबी पारी मोदी जी के द्वारा यहाँ पर खेली गई, ठीक है। आगे चले यहाँ पर यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर जो अभी फिलहाल बात की जा रही है जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में, तो लॉ मिनिस्टर ने नोटिफाई किया कि अपॉइंटमेंट इन द 4 हाई कोर्ट्स जज, तो यहाँ पर ये इसको अच्छे से स्पीड अप कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मॉडिफाइड किया जजमेंट जो मैंडेटरी जो इको सेंसिटिव जोन को लेकर मिनिमम 1 किलोमीटर अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया और नेशनल पार्क यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है। तो ये एक इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। उज्बेकिस्तान के द्वारा होल्ड किया गया रेफरेंडम ऑन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कई सारे देश ना ऐसे हैं जो आज के दिन में संविधान बनाने के लिए तरस रहे हैं, और हम लोग देखो कितना बेहतरीन संविधान ले बैठे हैं, तो खुश हो जाओ, ठीक है। सिटीजन ऑफ उज्बेकिस्तान के द्वारा वोट किया गया बेसिकली एक तरीके से रिफॉर्म करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ करने के लिए प्रेसिडेंट, और रेफरेंडम क्या होता है, जनता से डायरेक्ट जाकर पूछ लेना कि भाई साहब आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, ठीक है। डाइवोर्स कैन बी ग्रांटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, ये देखिए ये इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को थोड़ा सा ये खासकर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड काम आ सकता है।
अगर आपका पार्टनर आप लोगों को इरिटेट करता है और आप लोगों का इरिटेट होने के बाद में ब्रेकडाउन हो जाता है, तो उस ग्राउंड पर आप लोग क्या कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ठीक है। और यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपका पार्टनर जो है आप लोग के परिवार के साथ में से लड़का है, उसके साथ में कोई लड़की आई है, तो परिवार के साथ में माँ बाप से अलग होने के लिए बोल रही है आप लोग की वाइफ, तो उस ग्राउंड पर भी आप लोग डाइवोर्स ले सकते हैं। तो ये नए नए इनोवेशन है, क्योंकि आज के डेट में किसी के साथ में शादी होती है तो अक्सर देखने को मिलता है कि लड़की जो है परिवार के साथ में कंफर्टेबल फील नहीं करती है, तो उसकी वजह से हस्बैंड को बोलती है कि परिवार से अलग हो जाओ, तो वो सिचुएशन देखने को मिलती है, तो उस बेस पर आप लोग डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे भी कई सारे केसेस अभी सामने निकल कर आए, जो कि बड़ी बात है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो कि डिफेंस के बारे में है, अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट वुमेन जिनके द्वारा हिस्ट्री जो फाइव कैडेट जो है हमारे देश के अंदर में फर्स्ट अभी वुमेन हो गई जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी इंडियन आर्मी में। जो अभी यहाँ पर आर्मी जो रेजिमेंट आर्टिलरी, नॉर्मली एक तो नहीं जैसे डॉक्टरी में हो गया, टीचिंग में हो गया, उनमें तो रखते थे, पर लेकिन आर्मी रेजिमेंट आर्टिलरी वाले में यहाँ पर वुमेन को इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है देश के अंदर में। रिटायर कमांडो जिनका नाम है अभिलाष टोमे, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ये फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस जीती। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो मालदीव की यात्रा पर हैं, तो देखते हैं किस तरीके चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो कई सारे मुद्दों पर दोनों बात करेंगे। तो मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स जो है वहाँ पर भी बातें की जाएगी, डिस्कस किया जाएगा चीज़ों को, जैसे जैसे चीज़ें होंगी। और चाइना को लेकर आप लोगों को पता ही है जैसा इन्फ्लुएंस हो रहा है पड़ोस में, तो उसको भी टैकल करने के लिए कुछ ना कुछ साम दाम दंड भेद लगाए जाएंगे। ओके, तो याद रखिए कहाँ पर विजिट की जा रही है, तो एक बार हल्का सा लोकेशन जरूर देख लेना मालदीव का। कुछ वर्ल्ड लेवल की वन लाइनर देखने को मिलेगी। यूएसए और ब्रिटेन ने अपने जो स्टाफ को निकालना स्टार्ट कर दिया सूडान से, क्योंकि सूडान में जो हरकत चल रही है उसकी वजह से यहाँ पर, तो ये जरूरी है। अजरबैजान ने यहाँ पर चेक पॉइंट लगा दिया है, खासकर अर्मीनिया के साथ में, तो ये एक न्यूज़ निकल कर आ रही है। दोनों के बीच में लंबे समय से रस्साकशी चल रही है। पिछले 8 सालों में सबसे गर्म ये बात की जा रही है यूएन क्लाइमेट रिपोर्ट के द्वारा, वार्मेस्ट ईयर बोला गया है, ठीक है। तो देखो कैसे सिचुएशन बनती है। ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने पार्लियामेंट को डिसोल्व कर दिया है, तो इलेक्शन आ सकते हैं यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। रसिया और जर्मन के बीच में रस्साकशी चल रही है इंटरनेशनल लेवल पर, एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भगा रहे हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एड्रेस किया इंडिया गुआना जो बिजनेस राउंड टेबल है, तो उसके बारे में ये न्यूज़ है वर्ल्ड लेवल की, जो हल्का सा क्या क्या चल रहा है दुनिया में ये आप लोगों को पता रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा सकता है, जो मैंने पर्सन इन न्यूज़ में आप लोगों से पूछा स्टार्टिंग में, वो यही पर्सनैलिटी थे, ठीक है। तो देखो जो भी कोई नई पर्सनैलिटी इस तरीके से न्यूज़ में आता है, तो उनके बारे में एटलीस्ट आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, गेम से रिलेटेड आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अब्दुल्ला अबू बकर, ठीक है। तो ये वर्ल्ड जो अभी यहाँ पर ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीत कर लेकर आए, शानदार परफॉर्मेंस अपनी देते हुए, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, तो याद रखेगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है बात की जा रही है सात्विक साई राज और इसी के साथ में चिराग शेट्टी, यहाँ पर याद रखिएगा इनके भी नाम, क्योंकि फर्स्ट इंडियन बन गए आफ्टर दिनेश खन्ना, जिनके द्वारा क्राउन जीता गया आफ्टर 58 ईयर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे दोनों, और पहली पर्सनैलिटी है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये, ठीक है। तो CS के यहाँ पर ये भी एक आप लोग अगर देख रहे हैं, खासकर मैं बोलूँगा कि मत देखना, अभी थोड़ा सा एग्जाम पर फोकस कर लेना, पर फिर भी जो नहीं सुधरते हैं वो देख ही रहे होंगे यहाँ पर। तो बात की जा रही है बल्लेबाज के बारे में, जिनका नाम है यहाँ पर जिनका नाम है डेवोन कॉनवे, ठीक है। तो डेवोन कॉनवे ने कंप्लीट किया 3rd फास्टेस्ट 5000 इन T20 के अंदर में, ये बात की जा रही है, ठीक है। ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, चाइना का एक इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसका नाम है यहाँ पर डियांग लेरेन, ठीक है। तो डियांग लेरेन ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये किंग बन गए हैं, शतरंज के बादशाह बन गए हैं, ठीक है। तो ये अभी एक न्यूज़ आप लोगों के सामने, ओके। तो स्पोर्ट की न्यूज़ थी। कौन बनेगा छोटू करोड़पति? सारे क्वेश्चन जो भी आप लोगों से डिस्कस किए जाते हैं अपना स्कोर जरूर बताया करो, उनको काउंट कर कर, ठीक है। वर्जीनिया नॉरवुड, तो यहाँ पर अभी बात की जाए तो पर्सनैलिटी के बारे में, तो पास अवे रिसेंटली, एसोसिएटेड विच फील्ड, किस फील्ड से यहाँ पर ये रिलेटेड थे? स्पोर्ट, एरोस्पेस, एक्टर या फिर राइटर, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। बात की जा रही है कि व्हाट इज द नेम कॉइन फॉर द कलेक्शन ऑफ जो मेरीन डेब्री होती है इन द नॉर्दर्न जो पैसिफिक ओशन के लिए क्या नाम दिया गया है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। नॉर्थ पैसिफिक गार्बेज पैच, साउथ पैसिफिक गार्बेज पैच, या ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, या इंडो पैसिफिक गार्बेज पैच? सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ये आप लोगों को बताना है। PTPNER स्कीम के बारे में आप लोगों को बताना है किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तो देखता हूं कौन सही आंसर देता है।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है यहाँ पर जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, आप लोग खुद बताइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है जब आप लोग को फुल फॉर्म न पता हो उस टाइम पर आप लोग उसको अटेम्प्ट करें। अगर फुल फॉर्म पता चलेगा तो 1 मिनट में बता दोगे। ट्राइबल अफेयर की, रूरल डेवलपमेंट की, एग्रीकल्चर या पंचायत किस मिनिस्ट्री के अंडर आप लोगों को देखने को मिलती है। बात की जा रही है कि वेयर इज द, ये है माउंट अन्नपूर्णा सिचुएटेड, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान, कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को बताना है। सही आंसर है, देखता हूँ सही आंसर देना है, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, देखता हूँ इससे आप लोग जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो इससे क्या रहता है कि हाँ फिर ये पता चलता है कि आप लोगों ने कितने अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया है और लंबे समय तक आप लोग याद रख पाते हो। ठीक है, बात की जा रही है किसके बारे में यहाँ पर, ये बात की जा रही है पल्लीकरनई। पल्लीकरनई जो यहाँ पर मार्स रिजर्व फॉरेस्ट है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी रिसेंटली इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया, इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। लोकेटेड कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में। ये खासकर बे ऑफ बंगाल की साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये याद रखिएगा। और 8 अप्रैल जो 2022 में इसको रामसर साइट का दर्जा भी दिया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में था। बाकी और भी कई सारे जो लोकेशन है उनके बारे में आप लोग देखते हैं। जो रामसर साइट है, कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं यहाँ पर। वर्जीनिया, ये नॉरवुड, अगर बात करें तो ये एरोस्पेस के फील्ड से यहाँ पर रिलेटेड थे, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, अगर याद रखिएगा। ठीक है, तो एक फिजिसिस्ट थे, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं यहाँ पर, इसको बोला गया ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। ठीक है, जो कि नॉर्थ पैसिफिक रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच बोला गया यहाँ पर, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग इतना तो कम से कम याद जरूर रखिएगा। जब पीटीपी के बारे में बोला गया है तो यहाँ पर क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आप लोगों को आसान लगेगा थोड़ा सा। इसको बोला गया है बेसिकली प्रमोशन फॉर ट्राइबल जो प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बात की जा रही है, और ये मैंने टॉपिक भी आप लोगों से कवर किया था। यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमोट करने की बात की जा रही है। माउंट अन्नपूर्णा जो है ये सिचुएटेड है नेपाल के अंदर में। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर वोकैबुलरी सीखते हैं। यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, एक एक कर यहाँ पर जानते हैं। बात की जा रही है अवॉचमेंट के बारे में, तो होता है घोषणा करना, एक तरीके से कई बार गारंटी देना भी आप लोग दावा करना भी बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये शब्द कई बार आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में, कई बार यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं ऐसे शब्द, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट शब्द है, सेंटेंस फॉर्म करना तो याद भी रह जाएगा। कई बार आप लोगों को लगता है कि यार बहुत पीड़ा है, तो वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं पांग। ठीक है, तो ये पीड़ा को दिखाता है, बेचैनी को दिखाता है, पेन को दिखाता है। ठीक है, रेस्ट का मतलब होता है खींचना। ठीक है, किसी चीज को खींचना, रगड़ना, घिसरना। ठीक है, पुल करना भी कई बार बोल देते हैं, तो ये शब्द भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कोई बहुत ही ज्यादा चीजों को छुपा कर रखने वाला होता है, गुप्त रखने वाला होता है, उसको बोलते हैं स्टेल्थिएस्ट। ठीक है, और एवर वोर हमेशा के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा के लिए अवेलेबल हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो ये तो कुछ बातें, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो बताना जरूर, ताकि सारी समस्याएं जो है वो आप लोगों की दूर की जा सके। और जैसा कि मैंने बताया एप्लीकेशन के बारे में, कई सारे बच्चे जो हैं वो एपीएफसी का कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं कि सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लेगा। उसको ज्वाइन मत करो। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि उसको ज्वाइन नहीं करना है, उसके लिए अलग से चीज़ें लेकर आए जाएंगे। बहुत सारी फैकल्टी हैं जो कि सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को सारी चीज़ें कवर कराएंगे, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, उसके लिए आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये कुछ बातें थी, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। अपना ध्यान रखिए और लाइफ को एंजॉय करिए और आगे बढ़ते रहिए। और फीडबैक जरूर देना कैसा लेक्चर लगा, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।